English writer A. A. Milne has beautifully said, sometimes the smallest things take up the biggest room in your heart. कई बार आपके जीवन में बहुत छोटी छोटी सी चीजें, बहुत छोटे छोटे से इवेंट्स सबसे बड़ा स्पेस, सबसे बड़ा हिस्सा आपके दिल का घेर लेते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट, इतने सिग्निफिकेंट हो जाते हैं वो। और इसी थीम पे बेस्ड है आज हमारी क्लास, जिसमें हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो एंड फ़ारेनहाइट। अ वेरी वार्म गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत बहुत नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चे का इन एक और इंग्लिश की क्लास में। मैं हूं आपका मेंटर अनुराग त्यागी और स्वागत करता हूं फिर से एक और बार आपका। आशा करता हूं कि आप सब लोग बिल्कुल चंगे दुरुस्त होंगे भाई हमारी क्लास करने के लिए। और आई कैन सी अ लॉट ऑफ नेम्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स फ्रॉम यू ऑन द चैट बॉक्स। अन्वेश आया, बिग शाउट आउट टू यू ऑल। अन्वेश आया, नितिन, महक, गर्मी, गर्मी या तन्वी, सॉरी, आई जस्ट मिस्ड आउट। अखिलेश, आदित्य, सिमरन, निकिता, आलोक, अंशिका, अद्वित, हर्ष, भूमिका, शुभम, आशीष, अनन्या, जितेश, कृति, आयुष, क्या बात है, क्या बात है। गुड इवनिंग जी, नमस्कार नमस्कार। आवाज कम बोल रहे हैं कोई? मैं आप बोल देता हूं, थोड़ा सा आवाज चेक कर लीजिए सर प्लीज एक बारी। मैंने अपनी बैक एंड टीम को बोल दिया है आवाज बढ़ा दे भाई, है ना। शुरू करते हैं फिर, चलिए अपनी क्लास को आज बिना देरी के। हियर वी बिगिन। आज हम लोग 2 पोएम्स कवर करने वाले हैं। आप लोग पूछ भी रहे थे बहुत सारे बच्चे कि ये पोएम्स कब कवर होने वाली हैं, तो आज हमारी पहली पोएट्री क्लास है। पोएटिक डिवाइसेस हमने सबसे पहली क्लास में ऑलरेडी कवर कर लिए थे। आशा करता हूं कि आप लोगों को वो अच्छे से याद होंगे, क्योंकि आज हम यूज करेंगे वो। ठीक है, आज हम लोग पोएटिक डिवाइसेस कवर करने वाले हैं। ठीक है, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। मेरी आवाज क्लियर है? अब मैंने बोल दिया, बैक एंड टीम ने कवर भी उसको ठीक से भी ठीक भी कर दिया है। एक बारी बता दीजिए अगर क्लियर है तो। बिल्कुल आवाज ठीक है? आवाज ठीक है क्या? ऑल राइट है, बिल्कुल चकाचक। फाइन, नाउ वी कैन मूव अहेड। फाइन देन, ऑल राइट। सो हियर वी बिगिन। मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद अ गेम। आगे चलेंगे, आगे और भी बातें करेंगे। मुझे पता चला है कि आप लोग का रिजल्ट आने वाला है बड़ी जल्दी। अभी अनाउंस नहीं हुआ, बट इट्स सून, बड़ी जल्दी आने वाला है। आईसीएससी का रिजल्ट आया अभी 2 दिन पहले, एंड बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बच्चों के, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आए हैं। आई एम रियली हैप्पी। आई एम होपिंग कि ऐसे रिजल्ट आपका भी आए, आप भी बहुत ज्यादा खुश हो जाएं। ऐसी मेरी होप है, ऐसी मेरी आशीष भी है, आशीर्वाद भी है, या विशेष मान लो, कुछ भी मान लो। मूविंग ऑन, चलिए हियर वी बिगिन। गेम टाइम। अच्छा, मतलब ग्रेड 10 का रिजल्ट आने वाला है, अभी उसकी बात कर रहा था। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। यस, ठीक है। ध्यान से देखना, ध्यान से देखिएगा आप लोग, ध्यान से देखिएगा भाई। हाँ, एक मिनट रुको यार, ये ना समटाइम्स इट जस्ट एक्ट्स वियर्ड। अब तो चल जाना चाहिए। अब चलेगा, आई थिंक। यस, ओके। तो आपको क्या करना है बच्चा पार्टी? गेस द वर्ड्स दैट हैव बीन कंबाइंड टू फॉर्म द वर्ड्स गिवन बिलो। आपको यहां पे 4 वर्ड्स दिख रहे होंगे, जैसे ये ब्रंच दिख रहा है, ये स्मॉग दिख रहा है, ये हैंग्री दिख रहा है, और ये व्लॉग दिख रहा है। आपको गेस करना है कि किन 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। ये गेस करना है आपको, बताइए किन 2 वर्ड से मिलके ये वर्ड बना है। ये आप लोगों को गेस करना है, बताइए, बता सकते हैं तो। ठीक है, स्टार्ट करिए फटाफट से, बताइए 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 बताइए। हाँ, बहुत बढ़िया, बताओ बताओ फटाफट से बताओ, कम ऑन। हाँ, शाबाश। तो बच्चा पार्टी, ब्रंच किन से मिलके बना है? सोचो एक बारी, जरा गेस करो, क्या लगता है? देखो, ब्रंच जो वर्ड है बच्चा पार्टी, ये ब्रेकफास्ट और लंच, इन 2 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। कुछ कुछ ऐसे ही जैसे नेटवर्क और इंटरनेशनल का, देखो, नेटवर्क का नेट और इंटरनेशनल का इंटर, ये मिलके बना इंटरनेट। ठीक है, ये मिलके इंटरनेट बना है ना। तो कुछ कुछ ऐसे ही एग्जैक्टली जैसे ये नेट और इंटरनेशनल और नेटवर्क दोनों मिलके इंटरनेट बने हैं, ऐसे ही आप देखेंगे ब्रेक और ब्रेकफास्ट का ब्रेक, और सॉरी बीआर और लंच का यूएनसीएच, ये बेसिकली मिलके बने ब्रंच, है ना। इंटरेस्टिंग है ना, ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में। दूसरा बताओ, स्मॉग कैसे बना? स्मॉग तो आप लोगों ने, सब लोगों ने गेस कर दिया है, बहुत अच्छे, क्या बात है यार, झड़ी लगा दी आपने कमेंट्स की। ठीक है, स्मॉग कैसे बना भाई? स्मोक और दूसरा फॉग, करेक्ट है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से। बहुत अच्छा। तीसरा बताओ, हैंग्री कैसे बना होगा? हैंग्री, ये जो इमेजेस है ना, ये आपके लिए हिंट है, बताओ कैसे बना होगा?
बताओ 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 बताओ, हैंग्री कैसे बना होगा? हाँ परफेक्ट। तो हंग्री यानी कि भूखा, और एंग्री जो कि एक नेचुरल कॉम्बिनेशन होता है ना, आपके साथ भी होता होगा। जब बहुत तेज भूख लग रही है ना तो फिर कुछ नहीं सूझता है, और ऐसे टाइम पे अगर कोई कुछ हरकत कर दे भाई, ऐसा गुस्सा आता है ना उस वक्त, सही में आई कैन अंडरस्टैंड। अगर आपको साथ भी होता है तो फिर तो मैं बिल्कुल ही समझता हूं इसको। नेक्स्ट बताओ, व्लॉग। व्लॉग कैसे बना? व्लॉग बाकी तो बता दिया आपने, व्लॉग का नहीं पता चला मुझे अभी तक, उसके रिस्पॉन्सेज नहीं दिख रहे हैं अभी, बाकी दिख रहा है। ठीक है बताओ व्लॉग का क्या है? हाँ 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 ठीक है ठीक है। तो वीडियो प्लस ब्लॉग, ठीक है। ब्लॉग लिखते हैं आप जब डिटेल में आप किसी इवेंट के बारे में लिखे, आप कहीं घूमने के लिए गए, आपने उसकी डिटेल एंट्री करी, ब्लॉग लिखा उसके ऊपर, लेकिन उसको वीडियो की फॉर्म में अगर आप लॉग कर रहे हैं तो व्लॉग बन जाता है। ये बेसिकली आप लोगों ने देखे होंगे यहां पर कॉम्बिनेशन ऑफ 4 वर्ड्स। क्लियर है आप लोगों को? ये क्लियर है? जल्दी बताओ, क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है? यस बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ बच्चा पार्टी, कम ऑन बताओ 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 बताओ। चारों आप लोगों ने सही जवाब दिए क्या? चारों सही जवाब दिए क्या? एक बारी बताओ मुझे फटाफट से। बताओ बताओ बताओ। यस वंडरफुल, तो चारों सही जवाब दिया आप लोगों ने। इजी समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कैसे बने चारों वर्ड्स? है ना, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में होते हैं जो 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से बने होते हैं, दोनों वर्ड्स का कुछ कुछ हिस्सा मिलके तीसरा वर्ड बना देता है। फाइन, दोनों वर्ड का कंबाइंड मीनिंग उसमें आ जाता है। ओके ऑल राइट देन, मूव ऑन, चलिए आगे बढ़िए। एक और क्वेश्चन का जवाब दीजिए। दे ट्राइड टू कीप द प्रोजेक्ट अंडर रैप्स। यहां पर मैंने एक ईडियम दी हुई है आपको, अंडर रैप्स। आपको बताना इस ईडियम का मतलब क्या है, ये हम पोल के थ्रू करते हैं। चलिए, ईडियम है एक, अंडर रैप्स, इसका मतलब क्या है? आपको इस सेंटेंस के थ्रू थोड़ा सा आइडिया लगा होगा ईडियम का, इसका मीनिंग का आपको गेस करना है क्या है, बताइए। 3 आउट ऑफ 4, 4 आउट ऑफ 4, क्या बात है, इजी पीजी, वाह, शाबाश शाबाश शाबाश, वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। सर जल्दी खत्म क्लास, अभी तो शुरू भी नहीं हुई यार, जल्दी कैसे खत्म कर दें, है ना, अभी तो शुरू तो होने दो। ओके इजी, अंडर रैप्स मतलब कीप अ सीक्रेट, फिनिश क्विकली, एग्जैजरेट समथिंग, रिवील अ प्लान। बड़ा सिंपल सा आंसर है, आप लोग मुझे लगता है गैस भी कर लिया होगा आप लोगों ने इसको थ्रू द कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट जो आपको दिया गया उससे आप समझ गए होंगे आराम से, मुझे तो ऐसा लगता है, बाकी देखते हैं अभी। हाँ इजी बिजी लेमन स्क्वीजी अच्छा ठीक है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यस। अंडर रैप्स का मतलब आप छिपा के रखना चाहें, जब किसी चीज को आप किसी चीज को सीक्रेटिव रखना चाहें तब, है ना। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग दे डिसाइडेड टू कॉल इट अ डे। टू कॉल इट अ डे, इसका मतलब क्या होता है भाई? सेंटेंस के थ्रू समझने की कोशिश करो। टू कॉल इट अ डे इसका मतलब क्या होता है, बताइए। टू कॉल इट अ डे, बताइए 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 बताइए। टू कॉल इट अ डे, ठीक है, इजी, आई थिंक ये भी इजी है बहुत अच्छे से। टू कॉल इट अ डे का मतलब क्या होता है? सपोज करो हमने दोनों क्लासेस, आज आपकी 2 क्लासेस होंगी, पहली क्लास हमारी हुई, उसके बाद एक और क्लास, दूसरी क्लास हुई, उस क्लास में आपने अच्छे से पढ़ लिख लिया, इस क्लास में भी अच्छे से पढ़ लिख लिया, तो आप बोलेंगे चलो लेट्स कॉल इट अ डे यार, चलो बस हो गया आज, लेट्स कॉल इट अ डे। उससे समझ जाओ क्या मतलब बना इसका, लेट्स कॉल इट अ डे। लेट्स कॉल इट अ डे का मतलब क्या हुआ भाई? एंड द वर्क फॉर द डे, ठीक है, ऑप्शन सी। जब आप एक दिन का काम समाप्त मान लें कि भाई आज का काम पूरा हो गया, चलो बस, है ना, आज छुट्टी, ऐसा तो उसको बोलते हैं कॉल इट अ डे। बहुत ही कम लोगों ने बोला, कुछ लोगों को पोस्टपोन द टास्क भी हो, नहीं है इनकरेक्ट है भाई, करेक्ट ऑप्शन सी है। क्या स्टैंडिंग्स आपकी अच्छा वो देख लेते हैं एक बारी, चलिए। सादगी, शौर्य, चिराग बेलवाल, सुप्रभात, स्वाधीन पात्रा, आरिधमान सिंह, एजेंट टाइटन, क्या बात है, देवांश कौशिक, साहिल कश्यप, ठाकुर साहब, अरे ठाकुर साहब भी आए हमारी क्लास में आज, अभिषेक रावत, बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए शाबाशी आप लोगों को। मूविंग ऑन टू आवर टॉपिक, कल हम लोगों ने पढ़ा था एक बहुत ही मजेदार टॉपिक जिसका नाम था ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, ठीक है। तो हम लोगों ने कल सीखी थी, क्या सीखा था, और उस ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी जो लेसन में पढ़ा उससे
जीत हुई ऑपरेशन की, उससे क्या पढ़ा हमने, क्या सीखा आप लोगों ने? बड़ा सिंपल सा लेसन आप लोगों ने सीखा कि अगर आप किसी को तहे दिल से चाहते हैं, अगर आप किसी का भला चाहते हैं, आपका कोई करीबी है, तो आपको उसकी ओवर केयर नहीं करनी चाहिए, आपको उसको वो देना चाहिए जो रिक्वायर्ड है, सब कुछ नहीं देना चाहिए, अदरवाइज वो हैंडीकैप हो जाएगा, है ना, वो बहुत डिपेंडेंट हो जाएगा, वो खुद करेगा ही नहीं कुछ। इनफैक्ट हो सकता है आप उसको यू एंड अप स्पॉइलिंग देम, राइट? तो ये सबक ले लीजिएगा, जीवन का बहुत जरूरी सबक है, बहुत बहुत काम आने वाला है आगे, ठीक है? ओवर इंटेलिजेंस अच्छा नहीं है, किसी भी चीज की एक्सेस अच्छी नहीं है। बहुत अच्छे, क्या बात है, वाह, मजेदार था ना लेसन। कल हमको थोड़ा सा टाइम कम मिला उसको डिस्कस करने का, बट मुझे लगता है यार क्या लेसन था यार, क्या मजेदार लेसन था ना, बहुत खूब लिखा हुआ है वो, राइट? ठीक है, आप लोगों ने बढ़िया बढ़िया रिस्पॉन्सेज दिए हैं मुझे उस पर। कमेंट्स में भी चेक नहीं कर पाया हूं कल उसके, मैं उसके कमेंट्स चेक करूंगा। आपसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसका, तो मैं उसके जाके कमेंट चेक करूंगा आप लोगों से कि ट्रिकी का क्या रिएक्शन होगा अब घर जाके, क्या वो फिर से ऐसे बिगड़ैल हो जाएगा या वो ठीक ठाक रहेगा, तो क्या होगा वो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से। लेट्स सी क्या होगा उसका। बट चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पोएम विच इज डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो एक बहुत ही छोटी सी पोएम है, आपको कुछ 5 मिनट लेंगे शायद इसको पढ़ के समझने में, बट एक बहुत ही बड़ा मैसेज देती है आपको जीवन का, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको क्लास में बोला। क्या? कि हमारे जीवन में समटाइम्स द स्मॉलेस्ट ऑफ द थिंग्स टेक अप द बिगेस्ट रूम इन योर हार्ट। आपके जीवन में कई बार बहुत छोटी छोटी सी इंसिडेंट्स, बहुत छोटे छोटे से किस्से, बहुत छोटे छोटे से एक्सपीरियंस, वो आप इतना याद करोगे आगे चल के कि मैं बता नहीं सकता, मतलब बहुत बहुत याद करोगे आप उनको, आपके दिल का एक क्रूशल पार्ट ऑक्यूपाई करके रखेंगे वो इवेंट्स, वो एक्सपीरियंसेस, बहुत छोटे छोटे से इनसिग्निफिकेंट से लगने वाले इवेंट्स। इसी बात को फोकस करती है। अभी बताऊंगा क्या मतलब है पोएम का, बट पोएम में जो है यही बताया गया है कि लाइफ में बहुत छोटे छोटे इवेंट्स, बहुत ही बारीक इनसिग्निफिकेंट इवेंट, जिनको आप इंपॉर्टेंट भी नहीं मानते हो, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव ले आते हैं। कई बार इतना बड़ा बदलाव कि आपको लगता है कि वाह यार मजा ही आ गया मेरे को, तो है ऐसा कुछ, ठीक है? इट एम्फसाइजेस यही। और इसमें क्या दिया गया है, बहुत ही छोटा सा एक पोएम आपको दी गई, जिससे आपको नेचर की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर के बारे में पता चलता है कि नेचर के अंदर ना एक मूड बदलने की ताकत होती है, ट्रांसफॉर्म करने की ताकत होती है। आपका मूड, आपकी जो जिस तरह से आप महसूस कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, वो बदलने की ताकत होती है नेचर के अंदर, नेचर के एलिमेंट्स के अंदर सभी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं चलिए पोएम, उसके बाद एक बार डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा मैं, ठीक है? बट चलो पहले ही बता दो, इससे पहले कि हम पोएम स्टार्ट करें, पहले यही बता दो आप मेरा क्वेश्चन। कई बार क्या होता है ना कि आपका मूड पूरे दिन बहुत ज्यादा खराब होता है, या पूरे दिन छोड़ो, मतलब आप किसी सिचुएशन में हो और आपका माथा खराब है बिल्कुल, यार आपको लग रहा है कि ये भगवान कैसा दिन जा रहा है मेरा, बहुत ज्यादा सैड है आप, और एकदम से कुछ होता है और आपका मूड बदल जाता है, एकदम से आप बड़ा चेयरफुल हैप्पी हो जाते हैं। कभी कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है? हाँ, रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी है। आप 9th में ये जो पहली पोएम पढ़ के आए रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की पढ़ी होगी, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब की है, बिल्कुल स्लैप। हुआ है कभी आपके साथ ऐसा? मेरे साथ तो बहुत हुआ है यार, मेरे साथ तो अक्सर होता है ऐसा। कई बार ऐसा होता है कि मैं सुबह उठा और कुछ रिलेटिवली बहुत ज्यादा एकदम से अंदर से खुशी महसूस नहीं हो रही है, आप जस्ट थोड़ा ठीक ठाक हो, और मैं बाहर निकला अपने काम पे और मैंने गाना सुना बड़ा अच्छा सा, कोई एकदम से मेरा मूड बदल गया। कई बार ऐसा होता है कि मैं किसी से टकराया, मेरे को बड़ा अच्छा लगा। कई बार ऐसा होता है कि फोन आ गया किसी का, बड़ा अच्छा, एकदम से आपका मूड बदल जाता है ना। या फिर कई दफा क्या होता है कि आप जा रहे हो, घर से निकले आप, बहुत भयंकर गर्मी है, एकदम से बारिश पड़ गई जैसे कल हुआ, और क्या खुशहाल मूड हो गया मेरा। आज सुबह बता नहीं सकता आपको, कल रात बहुत गर्मी लग रही थी मुझे, आज सुबह देखा तो आज बहुत तगड़ी बारिश हुई है दिल्ली में। इनफैक्ट कई जगह रेड अलर्ट इशू हो गया है। बट हाँ, जिनका जो भी नुकसान हुआ है उनका भगवान भला करे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, बारिश का अपना एक थेरेप्टिक इफेक्ट होता है, आपको बड़ी खुशी देता है बारिश, है ना, ऐसा कुछ। रिजल्ट्स कोई बोल रहा है, आप बोल रहा है स्कूल फ्रेंड से मिलके, बिकॉज ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स। अच्छा, फ्रेंड से मिलके मेरे को ऐसा लगता, अरे अरे अरे, किसी ने बोला क्रश को देख के, ओ समझ गया मैं। नॉटी, ठीक है, चलो एज है तुम्हारी, कोई बात नहीं, बट बी सेंसिबल, थोड़ा सेंसिबल रहना है इसमें, बह ना जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपकी पढ़ाई भी बह जाएगी साथ में, इस एज में है, बह गए तो। फ्रेंड्स के साथ म्यूजिक इन लाइफ, हाँ म्यूजिक से होता है, बिल्कुल सही बात है। आरसीबी मैच, आईपीएल देख के, अच्छा ठीक है, आपको देख के ऐसा कुछ बोला किसने, वो चला गया, मैं पूरा नहीं पढ़ पाया। बहन से बात करके, अरे वाह, ओह गर्लफ्रेंड बोल रहा है कोई, है तुम्हारी गर्लफ्रेंड अभी 10th में? अगर है तो आई एम नॉट श्योर, वैसे मुझे डाउट है इस बात पे, बट अगर है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं। आइडियली वैसे इस एज में आपको थोड़ा सा संभल के चलना होता है, क्योंकि अगर आप अभी डाइवर्ट हो गए
तो काम खराब हो जाएगा, फिर मूड तो ठीक हो जाएगा एक दिन के लिए आपका, जो आपने बोला वो तो मैं मान लेता हूं आपकी बात, बट अगर आप इस एज में बह गए, आप डाइवर्ट हो गए, तो पढ़ाई या बाकी चीजें जिस एज में आपको फोकस करनी चाहिए वहां से आपका ध्यान हट जाएगा। और जब तक होश आएगा तब तक तो बोलते हैं ना, अब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत, तो वो हो जाता है काम। एनीवे, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नॉस्टैल्जिया, म्यूजिक, वाह बड़े सारे अच्छे अच्छे, क्रिकेट, म्यूजिक भी कोई बोल रहा है, म्यूजिक बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं इनफैक्ट, स्पोर्ट्स, हाँ स्पोर्ट्स में होती है ताकत, बिल्कुल यार, कई बार आप बिल्कुल ठीक महसूस नहीं कर रहे, आप खेलने लग जाओ कुछ, एकदम से अच्छा हो जाता है मूड, है ना। यस, वंडरफुल, चलो ठीक है, बढ़िया, स्टार्ट करते हैं। चलिए, आप में ज्यादातर बच्चों ने मनी, पैसे को देखकर अच्छा ठीक है भाई, ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात बोली तुमने, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो वंडरफुल, शाबाश शाबाश, बढ़िया रिस्पॉन्सेज मिले मुझे। अब आगे चलते हैं, इसी बात के ऊपर जो आपसे मैंने बात पूछी ना, इसी बात के ऊपर, इसी थीम के ऊपर ये पूरी पोएम बेस्ड है। पोएट जो होता है उसका मूड खराब होता है और उसके साथ कुछ होता है, नेचर के टच में आता है वो, जिससे उसका मूड एकदम बदल जाता है। क्या होता है देखते हैं, चलिए, हियर वी बिगिन। The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. बस ये पूरी पोएम है। एक बार इसका मीनिंग, डिफिकल्ट मीनिंग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है, फिर आगे चलता हूं जी। द वे अ क्रो शुक, शुक बेटे बच्चा पास्ट फॉर्म होती है शेक की, हिलाना। द डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो का मतलब है पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यहां पर डस्ट का मतलब क्या है, पार्टिकल्स, डस्ट ऑफ स्नो मतलब पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो के पार्टिकल्स, फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। हैमलॉक ट्री जो होता है बच्चे पार्टी, एक पॉइजनस पेड़ होता है, एक पॉइजनस ट्री होता है भाई, ये खतरनाक पेड़ होता है। Has given my heart a change of mood, change of mood मतलब मेरा मूड बदल गया, and saved some part of a day had rued, rued का मतलब होता है बच्चा पार्टी, held in regret, जब जो दिन आपने रिग्रेट में बताया हो, सैड हो, जब आप ग्लूमी हो, कोई भी एक वर्ड मान लो इनमें से, ठीक है। अब समझाता हूं हुआ क्या इस पोम में। पहला स्टैंजा देखते हैं, द वेक अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, तो होता क्या है, आपको इमेजरी याद, सीन देखिए, इस तरह का कुछ सीन है जैसा आप इस इमेज में देख रहे हो। एक पोएट होता है जो कि एक हैमलॉक ट्री, जिसके ऊपर बहुत सारी स्नो लदी हुई है, जिसके ऊपर बहुत सारी स्नो गिरी हुई है, एक ऐसा स्नो लेडन हैमलॉक ट्री, उसके ऊपर एक बर्ड भी बैठा हुआ है, क्रो बैठा हुआ है उसके ऊपर। उस पेड़ के नीचे से पोएट गुजर रहे थे, और एग्जैक्ट जिस मोमेंट उससे नीचे, उसके नीचे से गुजर रहे थे, उसी वक्त क्या होता है, उसके ऊपर जो क्रो बैठा होता है वो एकदम से हिल के उठता है, मतलब उड़ जाता है पेड़ के ऊपर से, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी जो पेड़ पे टहनी है वो हिलती है, और पेड़ की टहनी हिलने की वजह से जो स्नो उस पर पड़ी थी, उसके कुछ पार्टिकल्स इसके ऊपर गिर जाते हैं, ऑथर के ऊपर, राइटर के ऊपर, पोएट के ऊपर। अब जैसे ऐसा होता है ना, इसका जो दिन अभी तक बहुत बेकार जा रहा था, एकदम से इसको लगा, रहे मेरे ऊपर क्या हुआ ये मेरे ऊपर एकदम से ये स्नो कहां से आकर गिर गई, एकदम से ऐसा इसको लगा, एकदम चेंज आ गया एकदम से एक, जिसकी वजह से इसका मूड इंप्रूव हो जाता है, चेयरफुल, खुश हो जाता है भाई एकदम हमारा, है ना। छोटी छोटी खुशियां होती हैं हमारी, और क्या लड़का लोगों की। तो बेचारा ये बच्चा पार्टी, ये जो पोएट है ना, ये इतनी चीज में पूरा दिन जो इसका बिल्कुल खराब जा रहा था, वो अब एकदम हैप्पी, चेयरफुल हो जाता है इसका मूड, ठीक है। बस यही आपकी पोएम है, इतनी बात है, बस समझ लेते हैं, चलो इसको वर्ड। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, पोएट बोलता है जिस तरीके से क्रो ने शेक करके मेरे ऊपर डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल स्नो ऑफ स्नो गिरा दिए एक हैमलॉक ट्री के ऊपर से, has given my heart a change of mood, उसकी वजह से मेरा मन जो है उसमें एक चेंज ऑफ मूड आया, मेरा मूड बदल गया है। अब कैसे, and saved some part of a day I had rued, और मेरा वो दिन जो कि बहुत ही खराब जा रहा था, जिसमें मैं रू कर रहा था, रिग्रेटफुल था, मैं बहुत ही ज्यादा पछता सा रहा था, सैड मूड में था, वो दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया है। कैसे बचा लिया है कि अभी तक जो दिन बीता बीता पछतावे में, दुखी होते हुए, सैड होते हुए, लेकिन अब बहुत अच्छा जा रहा है, अब मेरा दिन बहुत बढ़िया हो गया है, चीयरफुल हो गया है, ठीक है। ये इतनी सी पोएम थी, आपको समझ में आई क्या, ये बताओ पहले मुझे। छोटी सी पोएम है, और बहुत ही प्यारी बात है कि आपके दिन में कई बार आपकी लाइफ में बहुत ही छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं जो कि वो एकदम से आपके लाइफ को चेयरफुल बना देते हैं, आपकी मूड को खुशनुमा बना देते हैं, ठीक है। सही है या क्लियर है? यस, समझ में आई बात। सेंट्रल थीम बेसिकली क्या है इस पोएम का, कि लाइफ में छोटे छोटे इनसिग्निफिकेंट इवेंट्स भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ले आते हैं आपके, कई बार आपको याद रहते हैं वो, ठीक है। छोटी सी पोएम है, इजी पीजी। तो अब इससे सीखने को क्या मिलती है बात,
आता हूं उस पर भी। पहले दो चीजें सेंट्रली फोकस करी हैं पोएट ने, ध्यान से देखना। अब क्या पोएम तो समझ में आ गई होगी आपको, है नहीं कुछ डिफिकल्ट इसमें। तो काम की बात करते हैं। चलो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो गिव अवे हैं इस पोएम के वो देखो। अब एक यहां पर यूज किया गया एक वर्ड क्रो, तीन एलिमेंट्स हैं मतलब यहां पर, एक स्नो और एक ये हैमलॉक ट्री। ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये दोनों, एक तो ये क्रो और एक ये हैमलॉक ट्री, इन दोनों एलिमेंट्स की बात करूं तो इनको इल ओमेन माना जाता है, अशुभ माना जाता है। इल ओमेन मतलब अपशगुन, बल्कि सॉरी, हां अपशकुन। अपशकुन तो समझते हो ना हिंदी में क्या होता है भाई। हमारे यहां पर क्रो जो है ना उसको कुछ खास खूबसूरत बर्ड नहीं माना जाता है ना। एक तो दिखने में भी थोड़ा अगली होता है, साथ साथ आवाज जो होती है क्रो की वो भी बहुत खुरदरी सी होती है, वो भी चुभती है, वो भी बहुत ज्यादा म्यूजिकल नहीं होती है। या सॉन्ग वाली जो आवाज होती है ना ज्यादातर बर्ड्स की, ऐसे नाइटिंगेल की होती है, कुकू की होती है, ऐसी आवाज नहीं होती है क्रो की। इसलिए ज्यादातर पोम्स में आप देखते भी उनकी उन्हीं बर्ड्स को, ये आपको कहां दिखता है पोएम में, है ना। सिमिलरली हैमलॉक ट्री, अब ये हैमलॉक ट्री जो एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है, तो इसको भी इसलिए नेगेटिव माना जाता है। जिसका अगर किसी ने इसका खा लिया गलती से फ्रूट तो वो फेटल हो सकता है, डेथ हो सकती है उसकी, राइट। तो इन दोनों चीजों को ना नेगेटिव माना जाता है बहुत, ठीक है। अब ये दोनों चीजें नेगेटिव चीजें भी यहां पर आप देख रहे हो किसी का मूड पॉजिटिव बदल रही हैं। तो यहां पर पोएट ने जान के इन दोनों चीजों को इस्तेमाल किया है, दो नेगेटिव सिंबल इस्तेमाल किए गए हैं आपको यह बताने के लिए, यह मैसेज कन्वे करने के लिए कि नेचर में हम लोग मानते हैं चीजों को शुभ और अशुभ, ऑस्पिशियस और इनऑस्पिशियस, ये हमारी सोच है, हम लोग मानते हैं बस ऐसा। असल में ऐसा कुछ नहीं है, असल में ऐसा कुछ नहीं होता है। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब शुभ ही हैं, सब पॉजिटिविटी ही लेके आते हैं। पोएट का बड़ा सिंपल सा मैसेज है यहां पर, क्या कि इवन वो चीजें जिनको हम नेगेटिव मानते हैं, हम अपनी सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से जिनको नेगेटिव मानते हैं, उनके अंदर भी एक पॉजिटिविटी लाने की, पॉजिटिव मूड चेंज करने की इस इंसान की पावर होती है, ये मतलब है, ठीक है। तो ये दोनों नेगेटिव सिंबल्स हैं। अब स्नो यहां पर क्या है, वो नेचर को रिप्रेजेंट करता है ना, थेरेप्टिक पावर या हीलिंग पावर ऑफ नेचर को दिखाता है यहां पर, ठीक है। नेचर की हीलिंग पावर को रिप्रेजेंट करती है यहां पर क्या, ये स्नो, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चा पार्टी? छिपा हुआ मतलब भी समझ में आया आप लोगों को? रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने क्या बताना चाहा आपको, एक छोटा सा इवेंट दिखाया बस, छोटा सा एक, है ना। आपके साथ भी होता होगा कभी ना कभी, तो मेरे साथ तो बहुत हुआ है, लेकिन मेरा तो मूड खराब हुआ एक बार इस वजह से कि मैं जा रहा था कहीं से और मेरे ऊपर पानी गिर गया आके पूरा, यार पूरे कपड़े जाके चेंज करने पड़े मेरे को, तो मेरे साथ उल्टा हुआ। बट एनीवे यहां पर जो हुआ है इवेंट, उसमें ऐसा लगता है कि पॉजिटिविटी आ सकती है नेचर में टच में आप कभी आते हैं तो, ठीक है। दूसरा मैसेज क्या है, सीखने वाली बात यह है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए, कुछ ना कुछ होता रहता है लाइफ में। फाइन, क्लियर है ये बात, समझ में आई? बिल्कुल सिंपल, कुछ मुश्किलात तो नहीं है इस पोएम में। मैसेज क्या है भाई, सीखने वाली बात क्या है, अभी जो बताई मैंने आपको दो चीजें वही मैसेज है। क्या सीखे आप बताओ जल्दी से मुझे, बताओ 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 बताओ। फर्स्ट स्टैंजा प्लीज, पहला स्टैंजा क्या समझ नहीं आया भाई इसमें? देखो, द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी, जिस तरीके से क्रो ने शेक डाउन ऑन मी किया। शेक डाउन ऑन मी मतलब जहां पर मैं था उसके ऊपर वो उड़ा जैसी शेक किया उसने, उससे क्या हुआ, द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, उसकी वजह से जो हैमलॉक ट्री के ऊपर स्नो के पार्टिकल्स थे वो मेरे ऊपर गिर गए। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसकी वजह से मेरा मूड बदल गया है। और सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूड, और मेरा जो दिन जो कि अभी तक खराब जा रहा था उसका कुछ हिस्सा बचा लिया और अब पॉजिटिव मूड में आ गया हूं मैं। नेगेटिव मूड से जो मैं रू करा था, रिग्रेटफुल था, सैड था, ग्लूमी था, उससे मैं अब चीयरफुल हो गया हूं, ठीक है। बहुत अच्छे, तो आप लोगों ने मैसेज दे दिया मुझे, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, खुश रहिए, हैप्पी रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए, कुछ भी एक इनमें से मान लो, मतलब चीज अपना मूड अच्छा रखो कुल मिला के। दूसरा जो कि आप लोग बता भी रहे हैं बहुत बढ़िया, नथिंग इन नेचर इज इनऑस्पिशियस, ये हम लोगों ने माना है। इनऑस्पिशियस मतलब अनलक्की, नेचर में कोई भी चीज अनलक्की अशुभ नहीं होती। इवन थिंग्स वी एसोसिएट विद बैड ओमन, ऐसी चीजें जिनको हम बैड ओमन से एसोसिएट करते हैं, हैव
द पावर टू इम्पैक्ट समवन पॉजिटिवली। वो चीजें जिनको हम गलत भी मानते हैं ना, उनके अंदर भी किसी को पॉजिटिवली इंपैक्ट करने की ताकत होती है। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ, ये बात मुझे बहुत प्यारी लगी। एक बच्चे ने बोली एंजॉय स्मॉल थिंग्स। क्या क्या खूबसूरत बात बोली आपने, और बहुत बड़ा सारा जीवन का अब आके इस एज में आके मेरे को ये बात मैंने कहीं पढ़ी और मैं बड़े स्ट्रांगली हिट करी मेरे को ये बात। अगर आप छोटी छोटी चीजों को सेलिब्रेट कर सकते हो ना, तो आपको गिफ्ट दिया है नेचर ने, भगवान ने। ये सबको नहीं देता भगवान गिफ्ट। तो छोटी छोटी चीजें ना एंजॉय करना सीखो। लाइफ में छोटे छोटे इवेंट, छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को आप सेलिब्रेट करो। आपको फिर बड़े इवेंट्स का इंतजार नहीं हो कि यार कुछ बड़ा हो तब मेरे को मजा आएगा। नहीं नहीं यार, लाइफ इज अबाउट दीज इवेंट्स, है ना। छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं, उनको सेलिब्रेट करना सीखो। एंजॉय स्मॉल थिंग्स, बहुत प्यारी बात लगी मुझे। यही ऐड कर देता हूं सर आपकी बात में, एंजॉय स्मॉल थिंग्स। सेलिब्रेट करो छोटी छोटी चीजों को, उन पे खुश होना सीखो। ठीक है, बहुत खूब बात है। वाह, क्या बात है, क्या बात है, रियली हैप्पी, शाबाश। आते हैं चलिए राइम स्कीम पर। राइम स्कीम बता दो इस पोएम की जल्दी से। आपको मैंने लास्ट क्लास में राइम स्कीम निकालनी सिखा दी है। अब मैंने यहां पर देखो जो पोएम है पूरी लिख दी है। ये रहे आखिरी के वर्ड जिनसे आप राइम स्कीम डिटरमाइन करोगे। तो मुझे बताओ एक बारी कैसे डिटरमाइन करोगे राइम स्कीम। ये रहे, ये रहे और ये रहे। बताइए बताइए बताइए। मजा आ गया, मजा मजा आएगा तुमको अभी यार। पोएट्री बहुत सही चीज होती है भाई। एक बार तुमको पोएट्री की किक आने लग गई ना, तो तुम भूल जाओगे सब। ओके, देखो क्रो के लिए मैं ए लिख लूं यहां, ए। क्रो के लिए जो भी साउंड आ रहा है मैंने उसको ए मान लिया। अब देखो मी, क्या क्रो जैसा साउंड आ रहा है मी में? नहीं यार, क्रो ब्रो होता तो क्रो जैसा मानता मैं, लेकिन यहां तो मी है तो मैं इसके सामने बी लिख देता हूं क्योंकि अलग साउंड आ रहा है इससे। अब देखो स्नो, स्नो में किसके जैसी आवाज आ रही है? क्रो जैसी या मी जैसी? क्रो जैसी। तो जो क्रो के आगे ए लिखा था वही मैंने यहां पर लिख दिया। सिमिलरली ट्री, ट्री में मी के जैसी आवाज आ रही तो यहां बी लिख दिया। ए बी, ये राइम स्कीम है पोएम की। ठीक है, सिंपल। मुझे लगता है इससे आसान कुछ हो सकता है ना। बिल्कुल ही इजी था ये तो यार। तो राइम स्कीम के क्वेश्चन याद रखिए, फिर से बता देता हूं आपको, रटने की जरूरत नहीं होती है। आप सारी पोएम्स की राइम स्कीम मत रटो। आपको एग्जाम में हमेशा एक ऐसा दिया जाएगा वर्स, एक 4-5 लाइंस दी जाएंगी और पूछा जाएगा इनकी राइम स्कीम बताओ। तो आपको ऐसे निकालनी आनी चाहिए जैसे मैंने निकाली ना अभी, दैट्स इट। अगर इतना आता है काम तो फाइन है, बिल्कुल सही है। उसके आगे चलो, अब देखो क्वेश्चन 2 फटाफट से आंसर्स। व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो? पोएट इसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोलता है ना? जो टाइटल है पोएम का डस्ट ऑफ स्नो, उसको डस्ट ऑफ स्नो क्यों बोलता है पोएट? स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, क्योंकि स्नो पार्टिकल्स बहुत छोटे थे। दे केम ओवर हिम, दे फेल्ट लाइक डस्ट, वो डस्ट की तरह लग रहे थे। दे लुक लाइक डस्ट, या वो डस्ट की तरह दिख रहे थे। बताइए जल्दी से। हाँ ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, आप ऐसा बोल रहे हो, वो भी वैलिड है, बिल्कुल समझ गए हैं सर। बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, तुम तो बड़े इंटेलिजेंट हो यार। मेरे दादाजी कहते थे ऐसे मेरे को जब मैं छोटा था ना, तो तू तो बड़ा समझदार है यार, तू तो बड़ा इंटेलिजेंट है भाई, वाह। ऐसे ऐसे करके मतलब एनकरेज करते थे मेरे को। अब मैं याद करता हूँ, वो एक्चुअली में सरकास्टिकली बोलते थे, ऐसे जेन्युइनली बोलते थे, बट इन एनी केस मेरे को हिम्मत बड़ी मिलती थी कि हाँ यार वाह, मैं तो इंटेलिजेंट हूँ यार, दादाजी कह रहे हैं है ना। ओके, करेक्ट आंसर क्या बच्चा पार्टी? ऑप्शन ए, स्नो पार्टिकल्स वर टू टाइनी, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, इसलिए उसको डस्ट ऑफ स्नो बोला है सिंपली, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी बुक का पहला क्वेश्चन है, और इसमें गलती किसने करी यार? ये तो मैं देख नहीं पाया, आगे बढ़ गया। इसमें क्या गलती कर दी तुम लोगों ने? Through the poem Dust of Snow, Robert Frost is trying to shatter all the beliefs that humans have about the things that they consider dash. इस पोएम के थ्रू रॉबर्ट फ्रॉस्ट ह्यूमंस के जितने भी बिलीव्स हैं, उन चीजों को लेकर जिनको वो डैश कंसिडर करते हैं, उन सबको शैटर करना चाहते हैं। शैटर करना मतलब खत्म करना एक तरह से। तो हम लोग बहुत सारी चीजों को क्या मानते हैं? इल ओमेंस, ऑस्पिशियस, ट्रेडिशन, ऑल ऑफ दीज। सोच के जवाब दीजिएगा भाई, है ना। और ये स्टोरी का एक तरह से मैसेज भी है, तो याद भी रखिएगा इसको। सेंट्रल थीम है स्टोरी का, बिल्कुल ये। बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ, कम ऑन। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है बच्चा पार्टी? करेक्ट आंसर इज, ठीक है, इजी है वैसे। ऑल ऑफ द अबव कैसे? ऑस्पिशियस का मतलब होता है लकी, तो ये तो नहीं होगा करेक्ट आंसर, है ना। ट्रेडिशन भी आपको पता ही है, ट्रेडिशन मतलब जो चल रही है परंपरा वगैरह। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इलोमन। इलोमन होता है अपशगुन। तो जिन चीजों को हम लोग अपशगुन मानते हैं ना, उन सब चीजों के रिगार्डिंग
हमारा बिलीफ जो है उसको शैटर करना चाहता है पोएट, उसको खत्म करना चाहता है, उसको चूर चूर करना चाहता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप लोग फंस गए यार, ऑल ऑफ दिस क्यों होगा भाई? है लक्की के साथ कैसे मानते हैं हम चीजों को? ये जो पोएम में चीजें दी गई लक्की मानते हैं इनको हम, है ना? सोच के जवाब दो यार, कम ऑन, थोड़ा सा समझदारी के साथ। चलो नेक्स्ट, इस वाले का जवाब अच्छे से देना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीबीएसई में भी सैंपल पेपर में क्वेश्चन था ये, और क्वेश्चन में इनडायरेक्टली पूछा जाता है ये आपके बोर्ड में। इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो व्हिच नेगेटिव सिंबल्स हैव बीन यूज्ड टू क्रिएट अ पॉजिटिव इफेक्ट? कौन से नेगेटिव सिंबल्स यूज किए गए हैं पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट करने के लिए? इंपॉर्टेंट है, ध्यान भी रखना, और अब जवाब भी दो सही। सर मैंने बोला था कौन सी चीजें, मैंने इल ओमेंस वाली चीजें ही तो बोली थी, वो नेगेटिव सिंबल को यूज किया गया ना। हमारा जो इल ओमेन के रिगार्डिंग बिलीफ है उसको तो शैटर किया है ना पोएट ने इस पोएम के थ्रू। हम कुछ चीजों को अनलक्की मानते हैं, तो पोएट कहता है नहीं, कोई भी चीज अनलक्की नहीं होती। ये तो बताया आपको, यही पिछले क्वेश्चन में पूछा आपसे। बताइए, यहां सोच के जवाब देना भाई, यहां गलती बिल्कुल बिल्कुल मंजूर नहीं है। बिल्कुल अच्छे से क्लियरली समझाया ये वाला क्वेश्चन मैंने करते हुए, तो जवाब दो अच्छे से। बताओ 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 बताओ। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, हेमलॉक ट्री और क्रू, यही दोनों तो नेगेटिव सिंबल यूज किए गए हैं इसमें। ऑप्शन ए, वाह, ये मेरे को मजा आया देख के। 89% ऑफ यू गॉट इट राइट, बहुत अच्छे, शाबाश। आगे चलिए चलिए नेक्स्ट। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, व्हाट इज द पोएट्स मूड नाउ? जब आपने इन दो लाइंस को पढ़ा, इन दो लाइंस के बाद पढ़ने के बाद अगर हम पूछूं कि पोएट का मूड अभी कैसा है, तो बताइए कैसा है? कैसा मूड है पोएट का अभी? सोच के जवाब देना। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, चेंज ऑफ मूड होने के बाद पोएट का मूड कैसा हो गया है अब? सोलेम, थॉटफुल, हैप्पी, कूल, कैसा मूड है? सोलेम, सोलेम मतलब होता है सीरियस, गंभीर, सुना होगा आपने, है ना? इसका मतलब क्या होता है भाई? गंभीर। गौतम गंभीर वाला जो मूड होता है ना, वो वाला गंभीर। हंसता नहीं ना कभी वो। ओके, बट इज अ नाइस गाय, इज अ गुड, वेरी गुड कोच आई वुड से। ठीक है चलो, ओके बताओ पोएट का मूड कैसा है अभी? ये तो सिंपल क्वेश्चन है यार, बिल्कुल करेक्ट आंसर हैप्पी। और पहले कैसा था? पहले था रू कर रहा था ना, रूड लिखा है आपके बुक में, सैड बोल दो, ग्लूमी बोल दो, रिग्रेटफुल बोल दो, कुछ भी, उससे अब हैप्पी हो गया है मूड। करेक्ट आंसर हो गया, वाह, 87% ऑफ यू गॉट इट राइट, बहुत अच्छे, नाइस। आप करते हैं, चलिए पोएटिक डिवाइसेस एक बार आपको स्टैंडिंग्स दिखाता हूं। पहले आपकी क्या है? सादगी शौर्य, चिराग बेलवाल, शिवांग अधिकारी, अनिरुद्ध उपाध्याय, अभिजय श्रोती, सत्यम पाठक, इशिका यादव, आयुष अगस्ती, नवनीत शर्मा एंड अनमोल पाठक। टॉप 10 को बधाई, शाबाशी, ऐसे कर लो, पैट ऑन योर बैक। हाँ बहुत बढ़िया, जो बाकी लोग कोशिश करें वो भी करते रहो। अब करते हैं चलिए पोएटिक डिवाइसेस। फटाफट से मुझे बताइए कौन से पोएटिक डिवाइसेस में यूज किए। मैं हाईलाइट कर रहा हूं उन पोर्शंस को। पहले तो ये जो ग्रीन में पोर्शन है ना, ग्रीन में देखो ये वाला, क्रो, डाउन, ऑन, स्नो, ये जो आवाज है कि यहां पर साउंड एक रिपीट हो रहा है ओ का, हिंट आपके लिए, कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बताइए? हैप्पी, सैड? हाँ अच्छा आंसर दे रहे हो, मुझे लग रहा है तुम अपना स्टेट ऑफ माइंड बता रहे हो। कोई लिख रहा है हैप्पी, कोई लिख रहा है सैड। सोलेम मतलब होता है सीरियस, गंभीर, है, गौतम गंभीर के नाम से याद रखना है इसको। ओके, ओ का साउंड रिपीट हो रहा है, एक वावल साउंड रिपीट हो रहा है। जब भी एक वावल साउंड रिपीट हो तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है भाई? बिल्कुल सही, एजोनेंस, है ना, एजोनेंस होता है, एजोनेंस, बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चे सही जवाब दे रहे हैं। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा है वो बता देता हूं, हमने पोएटिक डिवाइसेस सबसे पहली क्लास में किया था, उसको एक बार क्लास को रिवाइज कर लेना। इन शॉर्ट फिर भी बता दे रहा हूं, जब भी आप कहीं पे बार बार एक ही साउंड रिपीट होता हुआ देखें, जैसे ओ एक वावल साउंड होता है ना, ऑरेंज वाला जो साउंड होता है ओ, अगर ये साउंड बार बार कहीं रिपीट हो तो मानते हैं वहां पर एजोनेंस यूज किया गया। एक डिवाइस है, पोएटिक डिवाइस है, कला है मतलब ये, ठीक है। आगे देखो, आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर ह की आवाज आ रही है हैज में, यहां पर भी, यहां पर स की आवाज आ रही है, यहां पर भी। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया? हैज हार्ट में और सेव्ड सम में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया? दोनों में सेम पोएटिक डिवाइस है, एक साउंड रिपीट हो रहा है यहां पर। हाँ बताओ 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 कौन सा है, जल्दी से बताओ। आए आए, ठीक है ठीक है ठीक है, एलिट्रेशन, बहुत अच्छे, करेक्ट आंसर, एलिट्रेशन। बिल्कुल, क्या होता है एलिट्रेशन? जब भी एक कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड्स, कंसेक्यूटिव वर्ड्स की शुरुआत में रिपीट हो जनरली, ठीक है। तो यहां पर भी कॉन्सोनेंट साउंड है, 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 वर्ड की शुरुआत में रिपीट हो रहा है साउंड एक, ठीक है।
आगे देखो, आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आप ध्यान से अगर देखो तो तीन वर्ड जो है ना, जैसे ये क्रो, ये स्नो, ये हैमलॉक ट्री, इन तीनों के लिए एक पोएटिक डिवाइस आपको बताना है। तीनों को मैंने अंडरलाइन हाईलाइट कर दिया है, आपको बताना है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है। इन तीनों के पीछे एक छिपा हुआ मतलब है, ये तीनों कुछ रिप्रेजेंट करते हैं। क्रो और हैमलॉक ट्री इलोमन अपशगुन को रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव सिंबल है। वेर एज स्नो पॉजिटिव पावर या हीलिंग पावर ऑफ नेचर को रिप्रेजेंट करती है, सिंबॉलिक है उसकी, ये मात्र एक सिंबल है। ऐसे ही जैसे लाल रंग खतरे का निशान होता है, सफेद रंग शांति का निशान होता है, ऐसे ही आप मान सकते हैं कि यहां पर क्रो और हैमलॉक ट्री नेगेटिव सिंबल्स हैं और स्नो एक पॉजिटिव सिंबल है। तो यहां पर सिंबॉलिज्म यूज हुआ है बच्चा पार्टी, सिंबॉलिज्म यूज हुआ है। अगला पोएटिक डिवाइस। अब जब आपने इस पूरी पोएम को पढ़ा है ना, तो क्या आप एक दिमाग में इमेज क्रिएट कर पाए? कौन सी इमेज? ये वाली इमेज। जैसी आपने पूरी पोएम पढ़ी, आपके दिमाग में क्या ये इमेज खुद ब खुद क्रिएट हुई? जैसी आपने पूरा पढ़ा कि एक क्रो जो है वो शुक डाउन किया ऑन मी डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री, उसकी वजह से मेरा मूड बदल गया, तो क्या ये इमेज क्रिएट कर पाए अपने दिमाग में आप? अगर इमेज क्रिएट हुई तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बताइए? कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है बताइए जल्दी से, बताइए बताइए बताइए। हुई ना इमेज, देयरफॉर इमेजरी। एक इमेज अगर ऐसी क्रिएट हुई आपके दिमाग में कि एक पेड़ है जिसपे एक बर्ड बैठा है, उसके नीचे से पोएट जा रहा है और उसी वक्त ये बर्ड हिला, दैट मींस एक इमेजरी यूज हुई है, इमेजरी। ठीक है, ये याद रखना है, लगभग हर एक में होती है। और एक और देखो, अब एक और पोएटिक डिवाइस जो आप लोग पॉइंट आउट भी कर रहे हो, ध्यान से देखोगे तो पूरी पोएम की सिर्फ आखिरी लाइन में एक फुल स्टॉप यूज हुआ है, उससे पहले किसी भी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क ही नहीं है। कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ फिर ये? बताओ जल्दी से, बताओ फटाफट से, कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? भाई पूरी पोएम में आप देखो सिर्फ आखिरी लाइन में आपको एक दिखेगा फुल स्टॉप, उससे पहले किसी लाइन में कोई पंक्चुएशन मार्क ही नहीं है, कॉन्टिन्यूटी है पूरे में। क्या है ये? अरे वाह मेरे बच्चों, क्या बात है, क्या बात है, एन्जॉयमेंट, बहुत खूब, एन्जॉयमेंट, बिल्कुल सही जवाब, सही जवाब, एकदम सही जवाब, बढ़िया, परफेक्ट। ठीक है, तो ये पोएटिक डिवाइसेस है हमारे इसके अंदर जो यूज हुए हैं। फाइन, कोई और आपको लगता है तो वो भी पॉइंट आउट कर दो, बट आपको ऐसे पोएटिक डिवाइसेस पहचानने आने चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये। ठीक है, आपको टेक्स्ट दिया जाएगा और पूछा जाएगा इसमें पोएटिक डिवाइस कौन सा यूज हुआ है। एक नया तरह का क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है कि आपको दिया जाएगा कि यहां पर हैज गिवन माय हार्ट में एलिट्रेशन यूज हुआ है, क्यों? एक्सप्लेन करो क्यों। तो आप बोल दोगे बिकॉज ह साउंड, एच साउंड इज रिपीटिंग a consonant sound. When a consonant sound is repeated, we say alliteration has been used. ऐसा एक्सप्लेन कर दोगे रीजन। ठीक है, और क्या है? कोई बोल रहा है साइनिक डॉकी, पोएटिक लाइसेंस कहां पर है भाई? पोएटिक लाइसेंस क्यों? किसी वर्ड में ऐसा छोटा थोड़ी छोड़ा है कुछ, है ना? और बताओ आयरनी कैसे है? नहीं नहीं नहीं। एंजॉयमेंट क्या होता है पूछ रहा कोई? जब भी आप पोएम की एक लाइन में ऐसा देखें कि उसके एंड में कोई भी कॉमा, फुल स्टॉप, पंक्चुएशन मार्क और जो भी होते हैं वो ना हो, तो आप मानेंगे कि वहां पर पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है, जिसको आप एन्जॉयमेंट बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया बच्चा पार्टी? क्लियर है? ओके, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे चले, अगर आपको पोएटिक डिवाइस में डाउट है तो मैं आपको दोबारा बोल रहा हूं, पहली क्लास देख लीजिएगा, उसमें पोएटिक डिवाइसेस ही समझाए हैं सारे। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इस टॉपिक की समरी मैंने आप लोगों को अटैच कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। आप लोगों में से कुछ बच्चों का डाउट आया था कि समरी हमको नहीं मिलती, तो समरी हर एक पीडीएफ में मेरी समरी होती है, एक बारी देख लिया करो। ठीक है, क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए। हियर वी बिगिन विद द क्वेश्चन, व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? फिर आगे अगली पॉइंट पे चलेंगे ना। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो? व्हाट डज द पोएट से? इट हैज चेंज्ड हिज मूड। ओके, सबसे पहले डस्ट ऑफ स्नो क्या होता है? तो डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू पार्टिकल्स ऑफ स्नो। ठीक है, सिंपली इतना बोल दो आप, डस्ट ऑफ स्नो क्या होते हैं? पार्टिकल्स ऑफ स्नो होते हैं। ठीक है, उसके बाद है व्हाट डज द पोएट से? इट हैज चेंज्ड। व्हाट डज द पोएट से? हैज, इट नहीं आएगा यहां पर, हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट क्या बोलता है, किस चीज की वजह से उसका मूड बदल गया है? अमरा तासु, अरे भाई कौन है यहां पर नारुतो फैन ये? और अमरा तासु फेंक रहे हो मेरे ऊपर यार, आग लगाओगे? क्या करना चाहते हो तुम लोग? समझा तो दिए अच्छे से पोएम, आए? हाँ, पार्टिकल्स ऑफ स्नो, ठीक है। दूसरा क्या है? व्हाट डज द पोएट से चेंज हिज मूड? किसकी वजह से उसका मूड चेंज हो गया है? दो स्नो पार्टिकल्स फॉलिंग ओवर हिम, या डस्ट ऑफ स्नो
particles falling over him because of the shaking of the crow from the hemlock tree. ऐसा बोल दो आप. How has the poet's mood changed? पोएट का मूड कैसे बदल गया है? पहले कैसा था, अब कैसा है, ये बता दो. तो the poet's mood has changed from being regretful to cheerful, being sad to happy. कुछ भी बोल दो. पहले मूड खराब था, अब ठीक हो गया. ये आप बताना है बेसिकली आप लोगों को. ठीक है, फाइन, सिंपल, बिल्कुल. नेक्स्ट, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम? इस पोएम में फ्रॉस्ट साहब नेचर को कैसा प्रेजेंट करते हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है. पूछा गया है इस साल भी, जो आपका एग्जाम अभी हुआ है ना मार्च में, उसमें पूछा गया है. उससे पहले भी कई बार पूछा गया है कि नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है फ्रॉस्ट साहब ने. अब इसी के क्वेश्चन में कुछ और क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं. व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन पोएम्स? कौन से बर्ड्स यूजुअली पोएम में नेम किए जाते हैं? तो कुकू, नाइटिंगेल, जिनकी आवाज अच्छी हो, देखने में अच्छे हो, एस्थेटिकली प्लीजिंग हो, उनको यूज किया जाता है. डू यू थिंक क्रो इज ऑफन मेंशन्ड इन पोएम्स? नहीं, क्रो को बिल्कुल मेंशन नहीं किया जाता पोएम में. What images come to your mind when you think of a crow? कैसी इमेजेस आती हैं? तो थोड़ा सा भाई, क्योंकि क्रो खूबसूरत तो होता नहीं है ना, तो द इमेजेस दैट इट इवोक्स इज आर नॉट वेरी एस्थेटिकली प्लीजिंग. वो बहुत अच्छी नहीं है, देखने में प्लीजिंग नहीं होती. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे ट्रीट किया है पोएट ने यहां पर नेचर को. कौन सा बर्ड यूज किया है? क्रो, एज अपोज टू दैट कि जनरली क्रो यूज नहीं होता है. ऐसे देखो, अगेन व्हाट इज अ हैमलॉक ट्री? एक पॉइजनस ट्री होता है. व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मेपल, ओक और पाइन? मेपल, ओक और पाइन वाला पेड़ क्यों नहीं लिया है? क्योंकि पोएट को एक मैसेज देना था कि नेगेटिव चीजें भी पॉजिटिव होती हैं. व्हाट डू यू थिंक क्रो एंड हैमलॉक ट्री रिप्रेजेंट जॉय और सॉरो? क्रो और हैमलॉक ट्री क्या रिप्रेजेंट करती हैं, जॉय को या सॉरो को? तो नेचुरली नेगेटिव सिंबल है, इसलिए सॉरो. व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट द क्रो शेक्स ऑफ हैमलॉक ट्री स्टैंड फॉर? डस्ट ऑफ स्नो किसके लिए स्टैंड फॉर करता है? जो नेचर की हीलिंग पावर है, ट्रांसफॉर्मेटिव पावर है, उसके लिए. फाइन. तो आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे कि फ्रॉस्ट ने नेचर को कैसे प्रेजेंट किया है इसमें? इसका बड़ा सिंपल सा वन वर्ड आंसर याद रखिएगा, अनकन्वेंशनल. एक शब्द होता है अंग्रेजी में कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, है ना. अब इसको कन्वेंशनल जो वर्ड है, इसका मतलब होता है परंपरागत. जैसा चलता आ रहा है, जैसी चलती आ रही है, जैसे काफी लोगों ने किया वैसे ही आप करो, तो बोलते हैं आपने परंपरा फॉलो करी है, परंपरागत. अगर आप वैसा नहीं करते जैसा सब लोग करते आए हैं, तो बोलते हैं अनकन्वेंशनल, अपरंपरागत. तो पोएट ने जैसे जो बाकी पोएट यूज करते हैं, खूबसूरत बर्ड्स को यूज करते हैं, अच्छे अच्छे पेड़ों को, अच्छे दिखने वाले पेड़ों को, या कुछ अच्छी फ्रूट्स उनके मीठे हों ऐसे पेड़ों को यूज करते हैं. लेकिन यहां पर पोएट ने ऐसा बर्ड क्रो, जिसको ना तो कोई यूज करता है, ना ही वो दिखने में अच्छा है, उसको बल्कि अपशगुन माना जाता है, इल ओमेन माना जाता है, ऐसे बर्ड को यूज किया है. ऐसे ही पेड़ को, हैमलॉक ट्री को यूज किया जो कि पॉइजनस है. तो नेचर के ऐसे एलिमेंट्स को इस्तेमाल किया है जो कि नेगेटिव माने जाते हैं जनरली, और उनके थ्रू एक पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश करी है, जो कि अपरंपरागत ट्रीटमेंट ऑफ नेचर है. नेचर को जिस तरीके से बाकी लोगों ने ट्रीट किया उससे बिल्कुल अलग है, इसलिए अनकन्वेंशनल आंसर है. समझ में आ गया? बताइए जल्दी से, समझ में आ गया? कुरामा, अरे वाह यार, मांगे की शायरी. तुम लोग तो यार नारुतो रेफरेंसेस भेजने लगे हो उसमें, मैंने देखा हुआ है पूरा. पसंद है मेरे को नारुतो. कगाशी यार, कगाशी इज माय हार्ट. मेरा फेवरेट कैरेक्टर कगाशी है वैसे, बाय द वे. बट चलो बाद में बात करेंगे उसकी. क्लियर है? ठीक है, समझ में आई बात? बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको समझ में आनी चाहिए बस. जैसे जनरली लोग भाई पोएम लिखेंगे तो अच्छे अच्छे खूबसूरत बर्ड्स को लेंगे अपनी पोएम में, अच्छा पेड़ लेंगे. पोएट ने यहां पर क्या करा है, ऐसे बर्ड्स और ऐसे पेड़ों को, क्रो और हैमलॉक ट्री को लिया है जो कि बिल्कुल अच्छे नहीं माने जाते. और क्या मैसेज देना चाहा कि देखो ये भी नेचर, ये भी एलिमेंट जो है ना, वो किसी का मूड बदल सकते हैं. ठीक है, फाइन, ओके. चलिए, एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, मुझे बताइएगा इसका आंसर. Have there been times when you felt depressed or hopeless? क्या ऐसा कभी हुआ है कि आपको बहुत होपलेस और डिप्रेस्ड फील हुआ हो? Have you experienced a similar moment that changed your mood that day? क्या आपके साथ कोई ऐसी मोमेंट हुई जिसकी वजह से आपका मूड बदल गया एकदम से फिर उस दिन? ऐसे दिन जब आप अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं. ठीक है, बताइए एक बारी. एक सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है जो कि अगेन इंपॉर्टेंट है. देखो, व्हाट मूड ऑफ द पोएट, इसका आंसर दो. अगर ये दे दिया तो मैं मान लूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा. धतूरे का पेड़, हाँ यार, कुछ कुछ ऐसे ही होता है बिल्कुल. What mood of the poet is reflected in the poem Dust of Snow initially? कौन सा मूड पोएट का इनिशियली दिखाया गया है पोएम में? बताइए पहले, ये तो आंसर दो फटाफट से. और ये गलत कर दिया तो मैं टीवी में घुस के मार सकता हूं तुम लोग को, गलत चीज हो जाएगी बहुत ज्यादा मुझसे. ये आंसर गलत नहीं देने का, सही सही देने का. बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये. बताओ बताओ बताओ, व्हाट मूड ऑफ पोएट इज रिफ्लेक्टेड इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो इनिशियली? इनिशियली कौन सा मूड दिखाया गया? हाँ, डिजेक्टेड, सैड, डिप्रेस्ड, अनहैप्पी, ग्लूमी, रिग्रेटफुल, कुछ भी बोल दो यार, इनमें से जितनी सारी चीजें दी गई हैं सब बोल दो.
एक बोल दो कोई भी इनमें से। What images are used by the poet to bring about the effect? कौन सी इमेजेस इस्तेमाल की गई हैं इस इफेक्ट को दिखाने के लिए? अब पोएट ना इनडायरेक्टली चीजें ऐसी यूज करता है जिससे समझ में आए चीजें। तो कौन कौन सी इमेजेस यूज की गई हैं ये नेगेटिव पोएट का जो सैड मूड है इसको दिखाने के लिए? कौन सी इमेजेस यूज की गई हैं इसका आंसर दो एक बार अगर दे सकते हो तो मजा आ जाएगा। मतलब इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, देखो आप। ठीक है, ये है एग्जाम का क्वेश्चन बाय द वे चैप्टर से, ये और नेचर वाला जो क्वेश्चन है। कौन सी इमेजेस यूज की गई हैं? हां, कौन कौन सी इमेजेस की हैं भाई? हेमलॉक ट्री एंड क्रो। द पोएट हैज यूज्ड सिंबल्स लाइक हेमलॉक ट्री एंड क्रो टू ब्रिंग अबाउट दिस इफेक्ट। ये दिखाने के लिए पोएट ने ऐसे इन दोनों चीजों को यूज किया गया जो कि देखने में अच्छे नहीं लगते, थोड़ा सा नेगेटिव दिखाते हैं, तो सैड मूड को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो पोएट के। ठीक है, समझ में आ गया? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी। आगे चलें अगली पोएम पे हमारी, फायर एंड आइस पे चलते हैं। चलो क्लियर है? फटाफट से बताओ भाई, कम ऑन। यस, बहुत अच्छे, एक बार थम्स अप दो ताकि मैं अगली पोएम पे चल सकूं। समझ में आ गया ना? पहली पोएम क्लियर है? बिल्कुल बिल्कुल सिंपल सी पोएम है, बिल्कुल सिंपली आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं, चलिए दूसरी पोएम पे। नाम है फायर एंड आइस। ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट साहब ने लिखी है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट मुझे लगता है हमारे तो फेवरेट है, एनसीईआरटी की फेवरेट है, क्योंकि आपकी 9th क्लास में पहली पोएम उन्हीं की थी, 10th में पहली 2 पोएम्स उन्हीं की हैं, दोनों बहुत ही प्यारी पोएम्स हैं। ठीक है, आइस, फायर एंड आइस क्या है? एक छोटी सी पोएम है ज्ञान, जो कि बताती है अर्थ का डिस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है। तो अर्थ का डिस्ट्रक्शन की जब बात आती है ना, तो 2 स्कूल ऑफ थॉट हैं, 2 पॉसिबिलिटीज बोलते हैं सब लोग। क्या पॉसिबिलिटी है? सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि हमारा जो सूरज है, जो हमारा सोर्स ऑफ हीट है, वो किस दिन एक्सप्लोड कर जाए। अगर वो एक्सप्लोड कर गया तो पूरी धरती भी एक्सप्लोड कर जाएगी, फिर आग की वजह से झुलस जाएंगे सब कुछ, पूरी सृष्टि झुलस जाएगी, है ना? ये है फायर की वजह से डिस्ट्रक्शन अर्थ का। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या कहते हैं लोग, और यही रिलेटेड है ग्लोबल वार्मिंग वगैरह से, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, हम हीट की तरफ जा रहे हैं, आग की तरफ जा रहे हैं, है ना? दूसरा स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है? दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि जो हमारा सन है, एक टाइम ऐसा है कि उसकी जो हीट है वो खत्म हो जाए। अगर उसकी हीट खत्म हो गई तो हमारा जो सोर्स ऑफ हीट है वो खत्म हो जाएगा, गर्मी वहीं से आती है। अब क्या होगा कि अर्थ पे धीरे धीरे फिर उसके बाद ठंड हो जाएगी और आइसेज आ जाएगा, और आइस की वजह से दुनिया खत्म हो जाएगी, सब कुछ ठंडा पड़ जाएगा। बिल्कुल, ये 2 पॉसिबिलिटीज साइंटिफिकली मानी जाती हैं, इन्हीं के बारे में पोएट ने बोला है। लेकिन आप लोगों को एक बात बता दूं कि पोएट लोग जो होते हैं ना, कवि लोग जो होते हैं, ये कभी भी साइंटिस्ट वगैरह वाली जो बातें होती है ना, जो प्रूवन फैक्ट्स होते हैं, उनको भी अगर बोलते हैं तो उनके पीछे एक छिपा हुआ मतलब होता है, हिडन मतलब होता है एक। ठीक है, अब मैंने आपको जो 2 पॉसिबिलिटीज बताई, इनके बारे में पोएट बोलेगा, लेकिन वो जो 2 पॉसिबिलिटीज बताएगा उसका एक शाब्दिक अर्थ होगा और एक छिपा हुआ अर्थ भी होगा। शाब्दिक अर्थ मतलब लिटरल मीनिंग, और छिपा हुआ अर्थ मतलब सिंबॉलिक मतलब। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए अगर मैं बोलूं आई एम ऑन क्लाउड 9 टुडे, आज मैं 9वें आसमान पे हूं, 9वें आसमान पे, तो इस वर्ड का लिटरल मीनिंग, जो सेंटेंस मैंने आपको बोला, इसका लिटरल मीनिंग तो ये हो गया कि मैं आज 9वें आसमान पे हूं, 9th आसमान पे हूं। लेकिन इसका सिंबॉलिक अर्थ पता है क्या है? इसका सिंबॉलिक अर्थ सिंपली है कि मैं बहुत खुश हूं। ठीक है, समझ में आई बात? अब यहां पर जो आप पढ़ेंगे ना वो बात, वो उसका एक शाब्दिक अर्थ होगा, उसके पीछे एक छिपा हुआ अर्थ भी होगा, जो मैंने लिखा है यहां पे। द पोएट हैज यूज्ड बोथ द एलिमेंट्स लिटरली एंड फिगरेटिवली। फायर और आइस को लेके यहां पर बात करिए पोएट ने। चलिए बारी बारी से देखते हैं, समझ में आई बात? यस, चले स्टार्ट करें, एक बारी रीड करते हैं। चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो ओवर द पोएम। क्या खूबसूरत तरीके से लिखा है पोएट ने। सम से the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. ध्यान से देखते हैं पहले क्या मतलब है। कुछ लोग बोलते हैं वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद। होल्ड विद का मतलब होता है अग्री विद। आई होल्ड विद मतलब अग्री विद, मैं उनसे सहमत हूं। ठीक है, ध्यान से देखो, सिंपली ऑटो एक्सप्लेनेटरी लाइंस, इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। पोएट बोलते हैं कि कुछ लोग, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कुछ लोग बोलते हैं कि ये दुनिया आग की वजह से खत्म होगी। सम से इन आइस, कुछ लोग बोलते हैं कि आइस की वजह से होगी। वही 2 पॉसिबिलिटीज जो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन करी।
फ्रॉम वट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। जहां तक मैंने पर्सनली जाना है डिजायर को, डिजायर मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा को, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ होल्ड विद करता हूं। होल्ड विद का मतलब अग्री करना, सहमत होना। मैं उन लोगों के साथ सहमत हूं जो बोलते हैं, जो फायर को फेवर करते हैं। तो पोएट बोलता है भाई ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि या तो दुनिया आग की वजह से खत्म होगी या आइस की वजह से खत्म होगी। जहां तक मैंने दुनिया को जाना है, जहां तक मैंने लोगों की डिजायर को जाना है, वहां मैं इस बेसिस पे आया हूं, उस बेसिस पे, मतलब इसी बात की बेसिस पे, सॉरी, जहां तक मैंने जाना है डिजायर को लोगों की, जहां तक मैंने लोगों की पाने की इच्छा को जाना है, मैं सहमत हूं उन लोगों से जो फायर की वजह से मानते हैं दुनिया का अंत। ठीक है। अब ये जो लाइन है ना, ये जो आई होल्ड विद दोज, ये वाली जो लाइन है, ये वाली फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड डिजायर, इस पे वापस आता हूं। ये सिंबॉलिक अर्थ से जुड़ी हुई है, अभी लिटरल मतलब समझ लो बस। पोएट बोलता है कि दो पॉसिबिलिटीज है फायर और आइस की वजह से, मैं उनसे अग्री करता हूं जो फायर बोलते हैं भाई। ठीक है। अब दूसरा स्टैंजा देखो, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस I think I know enough of it to say that for destruction ice is also great and would suffice. Okay, but if I had to perish, perish का मतलब होता है die या डिस्ट्रक्शन होना, किसी चीज का अंत होना, फिनिश हो जाना, खत्म हो जाना। ट्वाइस मतलब दो बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, हेट मतलब समझते हो ना नफरत। टू से दैट डिस्ट्रक्शन, फॉर डिस्ट्रक्शन मतलब समाप्ति, अंत। आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस, सफाइस का मतलब होता है इनफ, पर्याप्त होना, पूरा पढ़ना किसी चीज को। ध्यान से समझना। अब इसमें एक लाइन है, इस पे मैं वापस आऊंगा, लेकिन समझ लो फिर भी। पोएट बोलता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया का अंत दो बारी होना होता। पहले स्टैंजा में पोएट बोलता है, मैं उनसे एग्री करता हूं जो फायर बोलते हैं, यानी कि अर्थ का जो अंत है प्राइमरीली वो आग की वजह से होगा, पोएट ऐसा मानते हैं। लेकिन फिर पोएट बोलते हैं लेकिन अगर ऐसा फर्ज करो, ऐसा सोचो कि अगर दुनिया दो बारी खत्म हो सकती, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, पेरिश मतलब खत्म होना, समाप्त होना, इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर दुनिया दो बारी समाप्त हो सकती, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट, मुझे लगता है कि मैं नफरत की भावना को भी बहुत अच्छे से जानता हूं, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, अर्थ की समाप्ति के लिए आइस जो है ना, आइस वो भी ग्रेट है, वो भी पर्याप्त है, एंड वुड सफाइस, और वो भी पूरी पड़ेगी, कम नहीं पड़ेगी, वो भी इनफ होगी, आइस भी। ठीक है, ये मतलब है, ये लिटरल मतलब है पोएम का। अब यहां पर जो हिडन मतलब है वो देखो, हिडन मतलब क्या कहता है, ध्यान से समझना। पोएट ने यहां पर आपको दो सिंबल दिए हैं, एक तो फायर बोला है, दूसरा आइस बोला है। इन दोनों का जो अर्थ दिया है ना पोएट ने, वो बड़ा सिंपली आपको बताया है। आइस और फायर का जो लिटरल सब अर्थ है वो तो आपको मालूम ही है, लेकिन फायर जो है ना वो सिंबॉलिक है बच्चा, पार्टी फायरी इमोशंस के, फायरी या वायलेंट इमोशंस। हमारे अंदर, मन के अंदर जो इमोशंस होती है ना, जो भावनाएं होती हैं, उनकी बात कर रहा है पोएट। पोएट का मतलब यहां फायर से आग नहीं है, पोएट का मतलब यहां फायर से है हमारे मन के अंदर जो आग वाले वायलेंट इमोशंस होते हैं ना, जो एग्रेशन वाले इमोशंस होते हैं वो। सिमिलरली आइस का मतलब है कोल्ड इमोशंस हमारे मन के। अब ये कौन कौन से इमोशंस हैं भाई, देखो ध्यान से देखो। फायर इमोशंस है, सबसे पहला पोएट ने एग्जांपल भी दिया है इसका, डिजायर। पोएट बोलता है ना आई नो इनफ ऑफ डिजायर, मैंने दुनिया में डिजायर देखी है। डिजायर मतलब किसी चीज को पाने की इच्छा। जब किसी चीज को पाने के लिए पागल हो जाए ना कोई इंसान, तो कुछ भी कर सकता है, एग्रेसिव हो जाता है। ऐसे ही और कौन से इमोशंस हैं ऐसे फायर या वायलेंट इमोशंस, क्रूएलिटी, निर्दयता। आप बड़ा निर्दयी हो जाए जब, ठीक है, जब आप देखें ही ना कि क्या सही क्या गलत, मेरे को जो पाना है बस, क्रूएलिटी। एंगर यानी कि गुस्सा, गुस्सा तो क्लियर कट एक वायलेंट इमोशन है ना। ऐसी ब्रुटैलिटी, क्रूर, ठीक है, ये सारे इमोशंस हैं फायरी या वायलेंट इमोशंस। अब कोल्ड इमोशंस कौन से हैं, तो हमारे जो मन में कुछ इमोशंस होते हैं ना, जैसे दोस्ती वाला, प्यार वाला, इनको वार्म इमोशंस बोला जाता है। वार्म, दोस्ती, प्यार, सेंसिटिविटी लोगों के लिए। इनके विपरीत कौन से इमोशन होते हैं, तो दोस्ती के, प्यार के अपोजिट क्या इमोशन होता है, जो पोएट ने बोला भी है, हेट, नफरत की भावना। ऐसे ही कौन सा हो सकता है और, इनडिफरेंस, यानी कि जब आप किसी पे ध्यान ही ना दो, आप सिर्फ अपने में मगन रहो, ठीक है। ऐसे ही और क्या हो सकता है, जेलसी, जब आप किसी से जलन का भाव रखो, ये भी एक कोल्ड इमोशन है, ठीक है। इग्नोरेंस या इनसेंसिटिविटी, इनसेंसिटिविटी क्या होता है भाई, सेंसिटिविटी तो वो होता है ना जो दांतों में होती है
है ना, सेंसिटिविटी याद रखो, है ना, उससे जुड़ा हुआ ही है। सोचो आप अपनी कार में जा रहे हो, बहुत ठंड है, आपने कार में चला रखा है हीटर। अब आप कार में जब गुजर रहे हो, अपने घर की तरफ जा रहे हो, आपने रास्ते में देखा कुछ बच्चे बैठे हैं भरी ठंड में बाहर, उनके पास कपड़े भी नहीं है पहनने के लिए, ओढ़ने के लिए, बस जो वैसे कपड़े पहने हुए उन्होंने गर्मी वाले वही पहने हैं, उनके पास सर्दी वाले कोई कपड़े नहीं है। आपको उनको देख के ठंड लग गई कि यार इतनी सर्दी में बाहर कैसे पता नहीं कर रहे हैं, ऐसा मन में आया आपके। लेकिन आपने इस बात पे उनकी कोई हेल्प करने की नहीं सोची, आपने अपनी कार का जो हीटर है ना और तेज कर लिया कि यार मेरे को ठंड ना लगे, चलो घर अपने। ये होता है इनसेंसिटिविटी, जब आप किसी और की दर्द तकलीफ को समझने की कोशिश ही ना करें, महसूस ही ना करें जब आप दर्द तकलीफ को। ठीक है, ये सारे इमोशंस हैं कोल्ड इमोशंस। और ये जो इमोशंस हैं डिजायर, क्रुएलिटी, एंगर, ब्रुटैलिटी, ये हैं वार्म इमोशंस। और सिमिलर इमोशंस और भी इमोशंस इसमें आ सकते हैं जो आप समझ सकते हैं कौन कौन से आएंगे। अब वापस चलते हैं, पोएट का क्या मतलब है, ध्यान से देखना प्लीज। हां, ध्यान से देखना। पोएट बोलता है सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब यहां पर फायर और आइस का जो पोएट ने मतलब हिडन यूज किया हुआ है ना, वो दिमाग में रखते हुए सोचिए। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग की वजह से खत्म होगी, कुछ लोग कहते हैं आइस की वजह से खत्म होगी। पोएट बोलता है जहां तक मैंने डिजायर को जाना है, जहां तक मैंने ह्यूमन इमोशंस को जाना है और मैंने डिजायर को जाना है ह्यूमंस की, मुझे लगता है कि जो हमारे फायरी इमोशंस हैं, जो हमारे एंगर वाले इमोशंस हैं, उनकी वजह से खत्म होगी दुनिया। फिर उसके बाद पोएट बोलता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, लेकिन अगर दुनिया का दो बारी अंत होना होता तो आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो मैं नफरत की भावना को भी अच्छे से जानता हूं और मुझे लगता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये बोलने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए, अर्थ की समाप्ति के लिए आइस भी, यानी कि जो कोल्ड इमोशंस है हमारे ह्यूमंस के अंदर, वो भी काफी हैं, वो सफाइस करेंगे, वो सफिशिएंट होंगे, इनफ होंगे, वो काफी पड़ेंगे। क्लियर है? ये पूरी पोएम है आपकी। पोएम में मैसेज क्या देना चाहा पोएट ने, सिर्फ इतना सा जो कि आप लोगों से जानना चाहूंगा कि भैया हमारे मन में जो इमोशंस है ना, ह्यूमन इमोशंस जो हैं, उनके अंदर दुनिया को समाप्त करने की, एंड करने की, डिस्ट्रक्ट करने की पावर है। वो ह्यूमन इमोशंस जो है ना, वो इतने पावरफुल हो सकते हैं कि वो दुनिया को अंत कर सकते हैं, दुनिया में ह्यूमैनिटी जो है उसकी समाप्ति कर सकते हैं। पोएट बोलता है प्राइमरीली मेरे को लगता है कि जो हमारे फायरी इमोशंस है ना, जैसे गुस्से वाला इमोशन है, डिजायर वाला इमोशन है, वो इमोशन खतरनाक है ज्यादा, उनकी वजह से दुनिया खत्म होगी। लेकिन पोएट बोलता है फिर नहीं यार, मैंने नफरत की भावना भी देखी है लोगों के अंदर, मुझे लगता है वो भी काफी है। हालांकि प्राइमरीली एंगर और डिजायर जैसे एंगर जो इमोशंस है वो ज्यादा खतरनाक है, लेकिन हेट्रेड भी, जेलसी भी, इनसेंसिटिविटी भी, ऐसे इमोशंस भी काफी है। अब आप लोगों से सवाल ये है, एक मिनट चार्ट रोक रहा हूं, फिर दोबारा चालू करता हूं क्योंकि आप लोगों ने पता नहीं क्या क्या डालना शुरू कर दिया है, कि क्या लगता है आपको, क्या ये बात सच है कि ह्यूमन इमोशंस की वजह से अंत हो सकता है दुनिया का? पॉसिबल है ये? एक्चुअली में पॉसिबल है क्या, या बस बोलने की बात है? जैसे वो नहीं बोलता एक मूवी में, दबंग मूवी है शायद सलमान खान की, इसमें एक बंदा बोलता है कि हमारे नाम का, तो वो सलमान खान का जो बड़ा भाई है, क्या नाम है उसका, अरबाज खान, वो उसमें बना होता है कैरेक्टर, और बोलता है कि हमारे नाम का तो पत्थर भी दौड़ता है पानी में। तो एक बंदा बोलता है अच्छा, उसने बोला, नाम लिया उस बंदे का, पत्थर पकड़ा और फेंका पानी में, वो डूब जाता है एकदम से। तो ये अरबाज खान बोलता है कि अरे ये तो बस बोलने की बात थी, असली में थोड़ी होता है ऐसे, तो बस बोलने की बात थी। तो इस पोएम में जो लिखा, क्या लगता है आपको, वो सिर्फ बोलने की बात है, असली में पॉसिबल है? पॉसिबल है? यस, नो? एक बारी चलो पोल कराता हूं, मुझे बताओ कितने लोगों को लगता है कि एक्चुअली में पॉसिबल है कि अर्थ ह्यूमन इमोशंस की वजह से खत्म हो सकता है? ऐसे थम्स अप करना। जिन लोगों को लगता है कि नहीं यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई, ह्यूमन इमोशंस की वजह से कैसे खत्म हो जाएगा, वो ऐसे थम्स डाउन करना। एक बारी बताओ मुझे, चलो मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, फिर मैं आप लोगों को अपना टेक बताऊंगा इस पे, मेरा व्हाट्स माय टेक ऑन दैट, ये मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करूंगा, फिर आप लोग भी बताना मुझे अपना, बट मैं फिर आप लोगों को अपना टेक बताता हूं इस पे। बताइए जल्दी से, पहले पॉसिबल है सर, पॉसिबल है? मे भी कोई बोल रहा है कि सर शायद हो सकता है, पता नहीं, आई एम नॉट श्योर। थम्स अप, थम्स डाउन कर रहे हो, देखते हैं ना, चलो कितने लोगों को लगता है, क्या लगता है, फिर मैं अपना टेक बताऊंगा, मुझे बताना आप लोग कि ऐसा है क्या। आप लोग हिस्ट्री की तरफ देखो, हिस्ट्री की तरफ, आपको समझ में आ जाएगा क्या जवाब है इस बात का। जो हमारी हिस्ट्री है ना, बड़े अच्छे से आंसर देती है इसका। पहलगाम अटैक भी बिल्कुल, वो भी, जो भी अभी तक इन ह्यूमन एक्ट्स हुए ना अभी तक, उनको ध्यान में रखो। देखो 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 देखो, देखते हैं क्या रिजल्ट रहे हैं। 88% ऑफ यू बिलीव, वाह यार, बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली आई एग्री, एंड आप लोगों से बिल्कुल सहमत हूं मैं। कुछ लोग मानते हैं कि नहीं पॉसिबल नहीं है ऐसा, बट बच्चा पार्टी समझो इस बात को, सोचो आप एक बहुत ही पावरफुल इंसान है, थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि आप जो रशिया के प्रेसिडेंट है ना व्लादिमीर पुतिन वो हो, या अमेरिका के प्रेसिडेंट है ट्रंप, आप वो हो,
थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लो। अब मान लो रशिया का वॉर चल रहा है बहुत दिनों से, 2 साल हो गए हैं लगभग, ज्यादा हो गया है शायद, यूक्रेन से। किसी दिन मान लो रशियन प्रेसिडेंट को लगा कि यार बहुत हो गया, बस इंसल्ट होगी किसी बात पे उसकी, यूक्रेन ने कुछ कह दिया, इससे उसको इंसल्ट महसूस हो गई मान लो। वो सोचेगा भाड़ में जाए दुनिया, वो न्यूक्लियर बटन जो है वेपन का अगर उसने दबा दिया गुस्से में तो होगा ना वो, अगर उसने दबा दिया खत्म हो जाएगी दुनिया। एक बार एक न्यूक्लियर वेपन चलना है बस, जिस भी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन है अगर उसने एक बार ही चला दिया दूसरी कंट्री चलाएगी रिटेलिएशन में। और हमारे पास इतने वेपन्स हैं कि अर्थ कई बार खत्म हो सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स इतने सारे हैं। ठीक है, ठीक है, मान सकते हो आप ये बात एंगर की वजह से। डिजायर, पूरी दुनिया डिजायर ही तो है। अब ये जो आपने पुलवामा अटैक्स देखे या जो भी अटैक्स होते हैं टेररिज्म अटैक्स, इनका पर्पस क्या है? टेररिस्ट का क्या गोल है? कुछ डिजायर, इच्छा है ना इनकी, कुछ पाना चाहते हैं ये इसलिए तो करते हैं ऐसा, है ना? डिजायर है बहुत बड़ा रीजन एक। ये तो फायर इमोशंस की बात कर रहा हूं मैं। चलो अब कोल्ड इमोशन की बात करते हैं, चलो, जिसमें क्या है, नफरत की भावना। एक दूसरे से अगर नफरत होना, भाई साहब मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं कि वो मार मार के मर जाते हैं, एक दूसरे को जान से मार देते हैं, मतलब यार फैमिली के अंदर फ्यूड होते हैं ऐसे, राइट? इससे अलग बाहर भी आपने बहुत सारे केसेस देखे होंगे जहां पर नफरत की भावना कंट्रीज के बीच में है और एक दूसरे के ऊपर बहुत बड़े अटैक्स किए, जैसे अमेरिका ने डाल दिया था एटम बॉम्ब जापान के ऊपर, दोनों के बीच में एनमिटी थी, दुश्मनी थी, है ना? तो ये बिल्कुल पॉसिबल है, ये ह्यूमन इमोशन जब अपनी एक्सट्रीम में आ जाए ना, खत्म कर सकते हैं दुनिया। और यही आपको स्टोरी से मैसेज देने की कोशिश करी है पोएट ने, कि अपने ह्यूमन इमोशंस को, जो एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस है ना, उनको कंट्रोल में रखें आप, अपनी ह्यूमन वैल्यूज को सस्टेन करके रखें, क्योंकि हो सकता है अगर आप इनको खुला छोड़ दें किसी दिन, अपने नेगेटिव इमोशंस को, तो ये दुनिया को खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैसेज क्या मिला भाई आप लोगों को? सस्टेन ह्यूमन इमोशंस, ह्यूमन वैल्यूज, जो ह्यूमन वैल्यूज है ना उनको संभाल के रखो, सस्टेन करो एंड कंट्रोल योर एक्सट्रीम इमोशंस। जो आपके एक्सट्रीम इमोशंस है ना, चाहे वो कोल्ड हो चाहे वायलेंट हो, उनको कंट्रोल करो। उनको अगर आप लूज छोड़ दोगे तो हो सकता है दुनिया समाप्त हो जाए। दूसरा जो कि बहुत जरूरी है और आपने सीखा होगा ओवर टाइम, बी काइंड। मैंने कहीं पढ़ा था, लिखा था, यू कैन ऑलवेज बी मोर काइंड। आप हमेशा जितने दयालु हैं उससे और ज्यादा दयालु हो सकते हैं। आप मदद करिए लोगों की जहां पर पॉसिबल है। ठीक है, सीखने वाली ये 2 चीजें हैं। और भी आपको कुछ मैसेजेस अगर लगते हैं तो बताइए मुझे इस पोएम से। हम चलते हैं, चलिए आगे। ठीक है, आगे चलते हैं, चलिए अब फटाफट से राइम स्कीम बताओ पोएम की, जल्दी से राइम स्कीम बताओ फटाफट से, जल्दी 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 राइम स्कीम बताओ फटाफट से, कम ऑन। देखने वाली चीज क्या है भाई? देखो, यहां फायर, यहां आइस, यहां डिजायर, यहां फिर से फायर। राइम स्कीम क्या मान लूं? फायर के लिए ए लिख देता हूं, आइस के लिए यहां बी लिख देता हूं, डिजायर फायर की तरह साउंड कर रहा है, फिर से ए लिख देता हूं, और फायर तो फायर सेम ही है तो ए आ गया फिर से। तो पहले वाले स्टैंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी ए ए। आमूमन पोएम में जितने भी स्टैंजा होते हैं उनकी एक ही सिमिलर राइम स्कीम होती है। जैसे इसकी ये राइम स्कीम है, दूसरे की भी ये होनी चाहिए थी, लेकिन यहां पोएट ने जान के अलग रखी है दूसरे की राइम स्कीम। क्यों? देखो कैसे अलग रखी है। यहां ट्वाइस, देखो कौन कौन से वर्ड्स हैं, ट्वाइस, हेट, आइस, ग्रेट और सफाइस, ये राइम स्कीम। अब देखो इसमें राइम स्कीम क्या होगी? ट्वाइस के लिए ए लिख दूं, हेट के लिए बी लिख दूं, ट्वाइस और हेट तो सेम नहीं है, आइस ट्वाइस की तरह लग रहा है, ए लिख दूं फिर से, ग्रेट हेट की तरह लग रहा है, बी लिख दूं फिर से, और सफाइस ये आइस की तरह लग रहा है तो यहां पर लिख दूं ए। राइम स्कीम क्या हो गई भाई? ए बी ए। ठीक है, ए बी ए, और यहां पर इस वाले पैराग्राफ की क्या है, इस वाले स्टैंजा की ए बी ए। अलग है दोनों की राइम स्कीम, जो कि जनरली कम होता है, बहुत कम होता है, जैसे इस पोएम में। क्यों है अलग? क्यों रखी जान के? पोएट है, जान की गलती तो नहीं करेगा, ऐसा जाने में थोड़ी हुआ होगा, जान के रखी है पोएट ने दोनों स्टैंजा की अलग अलग राइम स्कीम। रीजन बताओ क्यों, क्या लगता है आपको? ये होती है एनालिसिस। क्या लगता है क्यों है ऐसा? ये दोनों अलग अलग क्यों है भाई, बताओ। वाई 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 वाई, पॉइंट इट आउट, बताओ। ऐसी गलती से हो गया होगा सर, हाँ उस दिन थोड़ा ज्यादा सो लिया होगा, ये रेस्ट नहीं मिला होगा या कुछ होगा कारण, और ऐसा कुछ पोएटिक लाइसेंस गलती हो गई पोएट से। नहीं बच्चा पार्टी, रीजन है क्या?
आप देखो पहले पैराग्राफ, पहले स्टैंजा में पोएट बोल रहा है कि दुनिया का डिस्ट्रक्शन होगा फायर की वजह से, उसी बात पे फोकस कर रहा है प्राइमरीली। दूसरे स्टैंजा में फोकस कर रहा है कि दुनिया का अंत होगा आइस की वजह से। पहले स्टैंजा में जो बोला है उससे बिल्कुल अलग बात बोल रहा है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के बारे में बात कर रहा है अलग अलग स्टैंजा में, इसीलिए जान के राइम स्कीम भी बिल्कुल अलग रखी है। इन दोनों कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को अच्छे से इफेक्टिवली प्रेजेंट करने के लिए दोनों स्टैंजा की राइम स्कीम भी अलग कर दी है उसने। समझ में आई बात? क्लियर है? टू एम्फसाइज कि अर्थ का एंड जो है वो दो कॉन्ट्रास्टिंग चीजों की वजह से है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज के बारे में बात कर रहा है वो, इसी बात को एम्फसाइज करने के लिए राइम स्कीम भी अलग रखी है। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है? तो आंसर दो फटाफट से। व्हाट डज द पोएट कंपेयर फायर विद? पोएट किस चीज से कंपेयर करता है फायर को? पहले स्टैंजा में बोलता है ना, आई नो इनफ ऑफ डैश टू से दैट, आई नो इनफ ऑफ डैश नहीं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डैश आई होल्ड विद दोज हु फेवर डैश, फायर बेसिकली। तो किस चीज से कंपेयर कर रहा है फायर को? किस इमोशन से कंपेयर कर रहा है? बताइए जल्दी से। हेट्रेड, डिजायर, हॉट, बोथ 1 and 3। हॉट की जगह कुछ और होना चाहिए, चलो बट कोई बात नहीं, चलो बताओ। करेक्ट आंसर तो है इसके अंदर, फटाफट से बताओ बच्चा पार्टी, फिर हम क्लास को, वी अप्रोचिंग द एंड ऑफ द क्लास, क्लास के एंड में हम अप्रोच कर रहे हैं। बताइए जल्दी से बताइए। करेक्ट आंसर बच्चा पार्टी, वो फायर को कंपेयर करता है डिजायर से, है ना, फायरी इमोशंस में डिजायर को बोलता है बेसिकली, इसलिए यहां पर आप आंसर हो गया बी। क्यों भाई? हेट्रेड वो तो दूसरा था ना भाई, समझो बात को। इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से समझना। व्हाई डज द पोएट होल्ड विद दोज हु फेवर फायर? पोएट उन लोगों से क्यों अग्री करता है जो फायर को फेवर करते हैं, जो बोलते हैं कि दुनिया का अंत फायर से होगा, उनसे क्यों अग्री करता है? सोच के जवाब देना प्लीज इसका। देखते हैं ये अच्छा क्वेश्चन का जवाब कितने बच्चे दे पाते हैं। सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है बाय द वे। बताइए। बिकॉज लव अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच में जो प्यार है वो बहुत जल्दी बढ़ रहा है, इसलिए। बिकॉज काइंडनेस अमंग पीपल इज इंक्रीजिंग फास्ट, क्योंकि लोगों के बीच में जो दया भावना है वो बढ़ रही है, इस वजह से। बिकॉज द लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग क्विकली, क्योंकि जो मटेरियल चीजें हैं, जो भौतिकवादी चीजें, जो पैसे से खरीदी जा सकती हैं चीजें, उनके लिए जो लस्ट है, उनकी जो डिजायर है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है तेजी से, इसलिए। ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है? बताओ 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 बताओ, फटाफट से बताओ। कमान 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 कमान, जल्दी बता दो बच्चा पार्टी, फटाफट से। सिंपल आई बिलीव आंसर ऑप्शन सी, लस्ट फॉर मटेरियल थिंग्स इज इंक्रीजिंग, क्योंकि क्विकली, क्योंकि मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए लस्ट बढ़ रहा है बहुत जल्दी, इसलिए डिजायर बढ़ रही है लोगों की, इसलिए तो फायर वाली पॉइंट पे एग्री किया उसने। बढ़िया, नॉट बैड। 22% ने जो बोला वो थोड़ा सा गड़बड़ लगा मुझे, बट कोई बात नहीं। एक बार पोएटिक डिवाइस देख लेते हैं, तब तक आपकी स्टैंडिंग भी बताता हूं आप लोगों को। अनिरुद्ध उपाध्याय, सत्यम पाठक, शिवांग अधिकारी, इशिका यादव, अनमोल पाठक, करण कुमार, नवनीत शर्मा, इशिका यादव, सोहिल खान, अनिल सिंह, टॉप 10 को बधाई भाई साहब, शाबाश। आंसर दो फटाफट से पोएटिक डिवाइसेस का। अब मैं कुछ चीजें हाईलाइट कर रहा हूं, बताइए सबसे पहले। यहां पर ये वाला जो मैंने ब्लू येलो में हाईलाइट किया पोर्शन, इसमें बताओ कौन सा पोएटिक डिवाइस है? पोएटिक डिवाइस बताओ फटाफट से। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर में, सम से वर्ल्ड विल में मैंने हाईलाइट किया है कुछ पोर्शन येलो में। क्या लगता है कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया गया है इसमें? जल्दी बताओ, सोच के बताना। सिमिलरली यहां पर भी ये फेवर फायर में भी फ की आवाज रिपीट हो रही है। हाँ शाबाश, सबसे पहला एलिट्रेशन, एलिट्रेशन सबसे पहला। क्यों भाई? क्योंकि देखो स की आवाज रिपीट हुई, यहां व की आवाज रिपीट हुई, यहां फ की आवाज रिपीट हुई। फाइन। ऐसे ही देखो यहां पर इफ इट, ये वाला इफ इट में कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हो रहा है? इफ इट में ई की आवाज रिपीट हो रही है, ई की आवाज रिपीट हो रही है। ई की आवाज कौन सी होती है? वावल साउंड। वावल साउंड जब रिपीट हो रहा होता है तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? बताओ 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 बताओ, जल्दी से बताओ। हाँ, एजोनेंस, करेक्ट। ठीक है, करेक्ट, बिल्कुल एजोनेंस। बहुत अच्छे। तीसरा देखो अब, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट यहीं पे बता दो। चलो ये वाला तो आप देख रहे हो, ये वाला जो पोर्शन है, सॉरी, हाँ, सम से यहां पर भी है और इस लाइन में भी है।
दो बारी रिपीट हो रही है ये फ्रेज, कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है जब ऐसा होता है तो? बड़ा सिंपल सा आंसर है इसका, मुझे लगता है आप बता सकते हो ऐसे ही इजीली, है ना? यूं ही बता दोगे आप इसका आंसर? बताओ जल्दी से, फिर यूं ही बता दोगे तो। सम से रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन होना चाहिए लेकिन रिपीटिशन नहीं होगा क्योंकि लाइन की स्टार्टिंग में एक फ्रेज है जो कि रिपीट हो रहा है कंसेक्यूटिव 2 लाइंस की शुरुआत में, यहां पर भी, तो इसीलिए हो जाएगा बच्चा पार्टी ये एनाफोरा। हाँ यहां लिख देता हूं एनाफोरा, ठीक है जी। अब ये बताओ बच्चा पार्टी कि क्या आप इस पूरे सीन को इमेजिन कर पाए जब बोला गया कि कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगी आग की वजह से, कुछ लोग कहते हैं दुनिया खत्म होगी आइस की वजह से, तो क्या आप इमेजिन कर पाए इसको? दिमाग में एक इमेजिनेशन आया, डिस्ट्रक्शन ऑफ वर्ल्ड वाया फायर एंड आइस? अगर आया तो कौन सा पोएटिक डिवाइस हुआ? पोएटिक डिवाइस हुआ फिर इमेजरी, है ना? इमेज आई होगी आपके दिमाग में एक। फाइन, एक और पोएटिक डिवाइस जो कॉमनली यूज होता ही है, जो यहां पर भी है, जैसे देखो इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर, देन इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर, जो येलो में ग्रीन में मैंने हाईलाइट करी है लाइंस, इन लाइंस के अंदर कौन सा पोएटिक डिवाइस है? बताओ एक बारी। हिंट है कि इनके एंड में पंक्चुएशन मार्क कोई है कि नहीं है, ये चेक कर लो। इमेजिनरी मत लिखो यार, इमेजरी होता है, स्पेलिंग याद कर लो, IMAGERY, ये लिखो, है ना? गलत मत लिखो यार, कमान 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 कमान। इन लाइंस के अंदर सिंबॉलिज्म है, लेकिन मैं यहां पर स्पेसिफिकली बोल रहा हूं कि इनके एंड में देखो कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है। अगर कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है, जैसे यहां कॉमा फुल स्टॉप एंड में नहीं है ना लाइन के, ना यहां पर फुल स्टॉप है, ना कॉमा है, ना ऐसे कोई एक्सक्लेमेशन मार्क है, कुछ भी नहीं है, देखो यहां पर है, तो जिन लाइंस के एंड में है वहां छोड़ दो, जिनके एंड में नहीं है, जैसे यहां पर नहीं है, यहां पर नहीं है, इन लाइंस के एंड में नहीं है, तो यहां पर क्या है? यहां पर है बच्चा पार्टी एनजैम्पमेंट। एनजैम्पमेंट, जब कोई पंक्चुएशन मार्क ना हो, कॉन्टिन्यूअस फ्लो ऑफ थॉट हो, ठीक है। लास्टली यहां पर दो पोर्शंस, ये अगले में कर लेते हैं बल्कि, चलो हाँ ये एक और मैंने लिया है यहां पर स्लाइड, ये वाला। इसमें देखो ये फायर और ये आइस। अब बताओ, इन दोनों को स्पेसिफिकली हाईलाइट किया है मैंने इस पोम में, इन दोनों का एक हिडन मतलब है। अगर ऐसा है तो कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज हुआ है? बताओ कौन सा यूज हुआ है? बताओ 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 बताओ। पोएटिक लाइसेंस तो आया नहीं है इसमें भाई, कहां गलती करी है पोएट ने? जान के कोई गलती करी है? नहीं, करेक्ट है, ये दोनों सिंबल हैं और इसलिए यहां पर सिंबॉलिज्म यूज हुआ है। फायर सिंबल है फायर इमोशंस का, और आइस सिंबल है कोल्ड इमोशंस का, ठीक है। तो सिंबॉलिज्म यूज हुआ है बच्चा पार्टी, ये यहां पर पोएटिक डिवाइस है जो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं सारे, ठीक है। समरी मैंने अटैच कर दिया यहां पर आप लोगों के लिए, दिस इज फॉर यू टू गो ओवर, देख सकते हैं आप इसको। कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करते हैं जल्दी से, एंड देन विल वाइंड अप द क्लास। There are many ideas about how the world will end. बहुत सारे आइडियाज हैं कि दुनिया कैसे खत्म होगी। Do you think the world will end someday? क्या लगता है दुनिया किस दिन खत्म होगी? Yes, होगी, जरूर होगी। Have you ever thought what would happen if the sun gets so hot that it might burst or grows colder and colder? तो अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? वही जो हम लोगों ने डिस्कस करा स्टार्टिंग में कि हाँ दुनिया पॉसिबिलिटी जरूर, मतलब दुनिया एंड जरूर होगी एक दिन, तो ऑफकोर्स होना है ना, सब चीजों का अंत आता है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? दो, एक तो पॉसिबिलिटी है कि आइस की वजह से खत्म हो, एक पॉसिबिलिटी है कि फायर की वजह से खत्म हो। ये दो स्कूल ऑफ थॉट बोले गए हैं आपको। नेक्स्ट है फॉर फ्रॉस्ट व्हाट डू फायर एंड आइस स्टैंड फॉर? क्या आपको लगता है फ्रॉस्ट के लिए फायर और आइस किस चीज के लिए स्टैंड करते हैं? अब यहां पर आप कुछ वर्ड्स आप देख रहे हैं, आपको बारी बारी से बताना है उनका कि वो किस चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, फायर को या आइस को। ये आपका होमवर्क हो गया। मैं आप लोगों को मैं मतलब बता देता हूं इन वर्ड के, ठीक है। जैसे ये वर्ड है ग्रीड, ग्रीड का मतलब होता है लालच। लालच, क्या लगता है ये फायर है आइस है? ये फायर इमोशन है, कोल्ड इमोशन है, या एक वायलेंट इमोशन है? कैसा इमोशन लगता है लालच? ये लालच काफी क्लोज लग रहा है डिजायर के, तो मैं इसको फायरी इमोशन मान सकता हूं। आप यहां पर एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में कोई पूछा नहीं जाएगा, आप अपने अकॉर्डिंग जो आपको वैलिड लगे वो बताओ, ठीक है। बस एक वैलिड जस्टिफिकेशन देना उसका। हो सकता है एक इमोशन आप, एक वर्ड आप किसी दोनों से भी जोड़ दो, फायर से भी आइस से भी, फाइन। एवरेज, एवरेज मतलब होता है बच्चा पार्टी लोभ। जब आपके मन में लोभ हो किसी चीज का, आप किसी चीज को बहुत ही ज्यादा एक्सेसिवली पाना चाहते हो, यार ये तो मेरे को चाहिए यार, ठीक है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है? ये भी अगेन फायर वाला, डिजायर वाला है।
क्रुएलिटी, क्रुएलिटी होता है बच्चे जब आप बहुत ज्यादा क्रूर हो, आप सोचे ही ना किसी और के ऊपर अत्याचार करते हुए, परेशान, मतलब बहुत ही ज्यादा आपके मन में कोल्डनेस हो, है ना। तो कोल्ड इमोशन है, किससे जुड़ा हुआ है? आइस से। बहुत बढ़िया। लस्ट, लस्ट अगेन होता है डिजायर जुड़ा हुआ, जब आपके मन में किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा डिजायर हो, जैसे लस्ट फॉर पावर बोलते हैं, जो लोग पावर में होते हैं ना, नेता लोग होते हैं, इनके लिए बोला जाता है कि लस्ट फॉर पावर होता है, यानी कि इनको चाहिए नशा पावर का, तो एक तरह से वो होता है लस्ट। ये भी डिजायर से जुड़ा हुआ है, तो इसको मैं आइस फायर मान लेता हूं, है ना। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट मतलब टकराव, दो लोगों के बीच में टकराव, कि मेरा उससे कॉन्फ्लिक्ट है, राइट। तो डिजायर से जुड़ा हुआ नहीं है ना, हेट्रेड या कोल्ड इमोशन मान लो इसको, तो आइस से जुड़ा हुआ है। फ्यूरी मतलब होता है एंगर, गुस्सा, गुस्सा किससे जुड़ा हुआ है भाई? फायर से। इनटॉलरेंस, आपने एक वर्ड बहुत पॉपुलरली सुना होगा बीच में, असहिष्णुता। टॉलरेंस एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं बर्दाश्त करना। इनटॉलरेंस मतलब जब आप किसी चीज को बर्दाश्त ना करो। आपके घर में आज मान लो आप घर पे हो और सामने आपने देखा कि आपके पड़ोस में शादी हो रही है, वहां पे थोड़ी देर के लिए ढोल बजा, आपको लगा ढोल कैसे बज रहा है, मेरे को वॉइस डिस्टर्बेंस हो रहा है, वॉइस पोल्यूशन है, आपने पुलिस को फोन करके उसको बंद करवा दिया कि नहीं मेरे को नहीं पसंद आवाज। थोड़ी देर की बात थी यार, मान लेते, है ना, थोड़ा सा हैंडल कर लेते, थोड़ा सा झेल लेते, लेकिन आप इनटॉलरेंट हैं। इनटॉलरेंस किसके अंदर आया आप बताइए? आइस के अंदर की फायर के अंदर? जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ किसके अंदर आया फिर ये? हाँ, इनटॉलरेंस। जो वर्ड दिया हुआ ना उसको लिखो और फिर आंसर दो साथ में। इनटॉलरेंट किसके अंदर आया है? कि आप बर्दाश्त नहीं कर सकते कुछ, है ना। इनसेंसिटिविटी या कोल्ड इमोशन लग रहा है कुछ कुछ, ये है ना, कि आप नहीं देख रहे दूसरे की, अपनी अपनी सोच रहे हो, तो आइस हो गया। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब होता है सख्ती। मान लीजिए आप बॉस है अपने ऑफिस में और आपके एम्प्लॉई है 2-3। एक एम्प्लॉय ने कहा कि सर मेरे को आज प्लीज 8 बजे की जगह ना 8:15 आने दो, सर 8:15 पे आ जाऊंगा मैं थोड़ा सा लेट हो गया, मेरा एक बहुत जरूरी काम है वो करके मुझे आना है। लेकिन आप कहें नहीं, 8:01 पे भी अलाउ नहीं करूंगा, 8 बजे ही आना पड़ेगा, तुम्हें उससे पहले आओ, नहीं तो हाफ डे लगा दूंगा तुम्हारा। ये होती है सख्ती, रिजिडिटी जिसको आप बोलते हैं। अगेन आइस से जुड़ा हुआ है ना। कोल्ड है, कोई इंसान बहुत कोल्ड होगा तो ऐसा करेगा। इनसेंसिटिविटी, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, इनसेंसिटिविटी जब मैंने कहा था कि जब आप दूसरे की तकलीफ ना समझे बिल्कुल, ठीक है, ये क्या होता है बच्चा पार्टी? ये भी आइस है। कोल्डनेस, ये तो है ही क्लियरली आइस, जिसका मन ही ठंडा हो, बिल्कुल कोल्ड हो। इनडिफरेंस मतलब जब आप इग्नोरेंट हो, जब आपके सामने कुछ हो रहा आप ध्यान ही न दें, अलग थलग हो आप बिल्कुल उस पे, है ना, ये भी आइस है। हेट्रेड, नफरत की भावना, ये भी आइस है। ठीक है, आपको अगर इनमें से कोई और किसी और से जुड़ा हुआ लगता है इमोशन से, तो मुझे बताइएगा चैट बॉक्स में, लेकिन जस्टिफिकेशन दीजिएगा कि क्यों लगता है आपको ऐसा। सर मेरे को लगता है कि एवरेस्ट लोब जो है ना वो फायर से जुड़ा हुआ भी है, सॉरी आइस से जुड़ा हुआ भी है, क्योंकि इंसान वो बहुत कोल्ड हो जाता है, ऐसा जो कि लोभ होता है जिसके मन में। तो ठीक है, आई एग्री विद यू, फाइन, आप जस्टिफिकेशन दो लेकिन करेक्ट आंसर देना फिर जो भी आपको लगता है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम, हाउ डज इट हेल्प इन ब्रिंगिंग आउट द कंट्रास्टिंग आइडियाज। कंट्रास्टिंग आइडियाज होते हैं अपोजिंग आइडियाज। पूछा है कि आपसे कि इसकी पोएम की राइम स्कीम क्या है और कैसे राइम स्कीम इसकी अपोजिंग आइडियाज को ब्रिंग आउट करने में हेल्प करती है। तो आप बताओ कि राइम स्कीम है ए बी ए ए एंड ए बी ए, ये राइम स्कीम पॉइंट आउट कर दो कि दोनों स्टैंजा की अलग अलग राइम स्कीम है, क्योंकि ये दोनों राइम स्कीम डिफरेंट है। जनरली एक पोएम में सिंगल राइम स्कीम होती है, लेकिन यहां पर दोनों स्टैंजा की अलग अलग है। इट हेल्प्स इन ब्रिंगिंग आउट द टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज दैट द टू स्टैंजास रिप्रेजेंट। जो दो स्टैंजास रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज, क्या कि पहले स्टैंजा में बात की गई है डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ वाया फायर और दूसरे में बात की गई डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ वाया आइस। इन दोनों अपोजिंग आइडियाज को प्रेजेंट करने में, एम्फसाइज करने में हेल्प करती है ये राइम स्कीम। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि इट हेल्प्स इन क्लियरली ब्रिंगिंग आउट द राइम। ओके, ये क्वेश्चन है भाई लोग जो कि आप मुझे होमवर्क में करके बता दो। Both poems, Dust of Snow and Fire and Ice, use contrasting elements of nature to convey the respective messages about life and human emotions, but they do it differently. ये क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ रहे हैं, समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा मान लो आप। बोला गया है कि दोनों ही पोएम, फायर और आइस और डस्ट ऑफ स्नो, जो दोनों पोएम्स आज आपने पढ़ी हैं, वो कॉन्ट्रास्टिंग एलिमेंट्स ऑफ नेचर को इस्तेमाल करती हैं, नेचर के अलग अलग एलिमेंट्स को इस्तेमाल करती हैं ये कन्वे करने के लिए कि जो उनके रिस्पेक्टिव मैसेजेस हैं अबाउट लाइफ एंड ह्यूमन इमोशंस, लाइफ को इससे जुड़े हुए और ह्यूमन इमोशन से जुड़े हुए, लेकिन अलग तरीके से करती हैं वो। एग्जामिन दीज डिफरेंसेस, ये क्या डिफरेंसेस हैं बताइए। मैं आपको हल्का सा हिंट दे देता हूं। पहली जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, उसमें नेचर की हीलिंग पावर के बारे में बात की गई है ना। अगर आपका मूड खराब है, आप डस्ट ऑफ स्नो आपके ऊपर गिरा, आपका मूड अच्छा हो गया, तो नेचर के अंदर एक हीलिंग पावर होती है, ये बताया गया।
दूसरी जो पोएम है फायर एंड आइस, उसमें बात की गई है अर्थ की डिस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग। डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट ऑफ नेचर जो है ना, फायर और आइस, ये दोनों नेचर का एलिमेंट है, डिस्ट्रक्टिव रूप इनका दिखाया गया है। तो पहले वाले पार्ट में हीलिंग पार्ट ऑफ नेचर दिखाया गया है, दूसरे पार्ट में डिस्ट्रक्टिव फोर्स जो है नेचर का, उसके बारे में बात की गई है। देखो कितने अपोजिट एलिमेंट्स हैं दोनों, ये है ना, दोनों ही नेचर है, नेचर की दोनों ही वो है क्वालिटीज हैं, लेकिन अलग अलग तरीके से आपको इनका एक मैसेज दिया गया है। इससे क्या बताया गया है हीलिंग पावर वाले से, कि भाई नेचर में एक हीलिंग पावर होती है, आपका मूड अच्छा कर सकता है, पॉजिटिव बन सकता है, हमको पॉजिटिव रहना चाहिए इसलिए। दूसरे में डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट से क्या मैसेज देने की कोशिश करिए कि अपने अंदर जो, तुम्हारे अंदर जो गलत है ना, तुम्हारे अंदर जो रावण है, तुम्हारे अंदर जो नेगेटिव क्वालिटी है, उसको दबा के रखो थोड़ा सा भाई, इंसानियत को बचा के रखो, वरना दुनिया खत्म हो जाएगी। तो ये मैसेज दे रहे हैं अलग अलग नेचर के कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज करके। ये आप मुझे समझा देना एक बारी, मैं एक बारी आप लोगों के डाउट्स लेता हूं और फिर करता हूं इस क्लास को एंड। ये आपका अच्छा वो था भाई पोल में आप लोगों ने बढ़िया करा आज, बहुत अच्छे। क्या डाउट से देख लेते हैं एक बारी। इस चैप्टर से रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है, हाय क्या बोल रहे हो, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट आता है मतलब, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मतलब एक बारी मुझे इसका और डिटेल में लिख के भेजना डाउट आपका। फैजान, अरे फैजान को लेके क्यों पूछा जा रहा है भाई, कॉमन डाउट्स। डस्ट ऑफ स्नो कैन बी कंसिडर्ड ऑक्सीजन बिकॉज डस्ट इज यूजुअली कंसिडर्ड टू बी डर्टी लाइक कलर ऑफ स्नो इज वाइट। नहीं बेटा, ऐसा तो कुछ आप बोलना चाहते हो बोलो, लेकिन ऐसा स्पेसिफिकली कुछ है नहीं। मतलब पोएट्री डिवाइस रिपीट कर दो एक बार, देख लेना, दोबारा से कर चुका हूं ऑलरेडी। हंग्री एंड एंग्री समझ नहीं आ रहा, क्या नहीं आ रहा बच्चे समझ। अरे अच्छा, इसमें मैंने बताया था ना आपको कि दो वर्ड से मिलके एक तीसरा वर्ड बनता है, कैसे, इस वर्ड का कुछ हिस्सा, इस वर्ड का कुछ हिस्सा मिलके तीसरा वर्ड बन गया, ऐसा कुछ, तो वो समझ लेना। हाँ, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कोई बोल रहा है, अच्छा करेक्ट, हाँ, तो वो तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो पोएम से भी आता है, प्रॉस से भी आता है, सबसे आता है। हम कुछ क्वेश्चन लेंगे एक्सट्रैक्ट बेस्ड, जो है ना आगे चल के जब प्रैक्टिस आएगी। अभी अभी मैंने नहीं लिए वो क्वेश्चन, अभी इतना समझ लो कि हाँ आता है, यस डेफिनेटली आता है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन। इनसे जरूरी नहीं है, और पोएम से जिनसे आता है। ये हम एड्रेस कर चुके हैं। कैसे हो सब लोग, बहुत बढ़िया दिवित सर। ये तो यार नहीं लिख रहा सर। विल यू डू कंपैरेटिव स्टडी बिटवीन फायर एंड आइस एंड बिटवीन क्रू एंड हेमलॉक स्टोव, व्हाट आर देयर क्वालिटी। हाँ, ये बिल्कुल हमने किया ना, अभी जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया वो यही तो किया है, बिल्कुल फाइन। समरी ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, भाई पोएटिक डिवाइसेस करा चुका हूं पहली क्लास में, वो देख लेना आप लोग। और मुझे कोई ऐसा स्पेसिफिक डाउट नहीं लग रहा। व्लॉग और ब्लॉग में क्या डिफरेंस होता है, तो व्लॉग होता है वीडियो वाला, आप किसी जगह गए, आपने पूरे रास्ते में बनाया, देखो अब मैं यहां पर हूं, वेलकम टू माय व्लॉग, ऐसे वाला है, मैं हूं अब यहां पर कश्मीर घाटी में, देखो क्या हो रहा है मेरे पीछे, ये होता है वीडियो ब्लॉग। अब अगर इसी को आप लिख लो तो ब्लॉग हो जाएगा, ठीक है, ये डिफरेंस है बेसिक। क्लियर है, चलो जी क्लियर है, फिर तो मैं चलता हूं, एंड करता हूं इस क्लास को, विराम देता हूं। आई होप आप लोगों ने इस सेशन को एंजॉय किया और करते हैं यहां पर इस सेशन को एंड। हम मिलेंगे अगले हफ्ते, तब तक के लिए अलविदा आप लोगों को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का एंजॉइंग। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया हो। समाप्त करता हूं सेशन को अगेन एक प्यारे से ख्याल के साथ। बोला जाता है और मैंने बड़े स्ट्रांगली सुना है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा ख्याल जब मैंने सुना पहली बार, एंड इट इज समथिंग लाइक, आई फाउंड amidst the winter, I found within me a deep summer. मेरे आसपास चारों तरफ विंटर था। विंटर जनरली रेफर्स टू हार्श सिचुएशन, हार्श मुश्किल सिचुएशन। समर रेफर्स टू वार्मनेस। तो पोएट बोलता है एक जगह कि भाई मेरे चारों तरफ बहुत मुश्किल सिचुएशन थी, बहुत ज्यादा केओस था, विंटर थी, बट विद इन मी, मेरे अंदर मुझे समर वार्मनेस महसूस हुई, मुझे मेरे अंदर से एक होप, एक उम्मीद, एक पॉजिटिव इमोशन आया, जिसकी वजह से मुझे इस केओटिक एनवायरनमेंट में पॉजिटिव महसूस हुआ, अच्छा महसूस हुआ, है ना। अमिड्स द विंटर आई फाउंड विद इन मी अ डीप समर। विंटर के बीच में अपने अंदर से मुझे समर वार्मनेस महसूस हुई। आई होप आपने इसको समझा हो। बहुत जरूरी मैसेज देता है कि आपके आसपास चाहे सिचुएशन जैसी भी चल रही हो, चाहे कितना भी कठोर चल रहा हो, चाहे कितने भी विपरीत हो आपके सिचुएशन, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके मन में अंदर भरोसा है ना, तो आप पार कर लोगे, आप सब कुछ कर पाओगे। ठीक है, शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए अलविदा, सी यू सून, थैंक यू सो मच।